हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे वर्णमाला की। दोस्तों किसकी? वर्णमाला की दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम वर्णमाला के बारे में आज विस्तृत मैराथन वीडियो लेके आए हैं। एक इसी वीडियो में हम पूरे वर्णमाला के बारे में देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। और इसके बाद जैसे ये खत्म होगा, हम इसके जो टॉप 35 क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वर्णमाला से, वो भी हम इसी वीडियो में हल करेंगे। लगभग 35+ क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको क्या है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है कि हमें इसे अच्छे से हम समझाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से। आपने केवल ये वीडियो देख लिया दोस्तों, वर्णमाला से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम वर्णमाला के बारे में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार के मैराथन वीडियो हम एक हफ्ते में, सप्ताह में एक वीडियो आपके लिए मैराथन लाते रहेंगे। जैसे आज वर्णमाला है, कभी शब्द ले आए, कभी संधि, कभी समास, वो आप लोगों के ऊपर है, जैसा आप कहोगे वैसा हम करते रहेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला जानने से पहले हम क्या देखेंगे? व्याकरण देखेंगे। उसके पहले बताते हैं कि जो वीडियो है सभी एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो हो गया सुपर टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, फायरमैन, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखिए वर्णमाला जानने से पहले हम व्याकरण जानते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण से ही वर्णमाला का निर्माण होता है दोस्तों। तो हम पहले व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण क्या होता है दोस्तों? देखिए व्याकरण क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था व्याकरण क्या है। देखिए व्याकरण संस्कृत भाषा के क्री धातु से बना है। किससे? क्री धातु से व्याकरण बना है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में इसे देखिए वी प्लस आ प्लस करण दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि दो उपसर्ग लगे हैं दोस्तों, वी आ और करण में तोड़ा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे। देखिए व्याकरण का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना। देखिए जैसे हम कोई चीज शुद्ध है या अशुद्ध है, हमने बोल दिया कि राम जाता है, राम घर खाता है दोस्तों। ठीक, राम घर खाता है दोस्तों। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो भैया घर के साथ में खाना थोड़ी, घर थोड़ी खाएगा। तो ये चीजें हम किससे सीखेंगे? व्याकरण से समझते हैं दोस्तों कि क्या गलत है क्या सही है। हिंदी के हम शुद्ध चीजों का ज्ञान हम किससे? व्याकरण से। जिस प्रकार से अंग्रेजी में ग्रामर होता है उसी प्रकार से हिंदी में व्याकरण दोस्तों। इसी का अंग्रेजी रूप जाता है ग्रामर होता है दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें कहा गया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? किसी चीज को भली भांति समझना, वही क्या होता है? व्याकरण होता है दोस्तों। क्या? किसी चीज को भली भांति समझना, वही क्या होता है? व्याकरण होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही होगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? व्याकरण का भली भांति समझना दोस्तों। देखिए परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या होता है? व्याकरण वह माध्यम है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे हम कोई चीज अगर सही से उच्चारित कर पाते तो वो किसके माध्यम से? हम व्याकरण के माध्यम से जान पाएंगे कि शुद्ध है या अशुद्ध है। कोई चीज जैसे हमने लिखा गया उज्ज्वल, हमने लिख दिया दोस्तों उज्ज्वल। ठीक, तो ये हमें शुद्ध है या अशुद्ध लिखा, ये किससे जानेंगे? हम व्याकरण से ही जानेंगे। ठीक है, और शुद्ध लिखने का प्रयोग भी हम किससे? व्याकरण के द्वारा ही पहचान पाएंगे दोस्तों। अब आपसे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा व्याकरण के अंग कितने हैं, कितने भाग है व्याकरण के? तो व्याकरण के टोटल कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार दोस्तों। ठीक है, वर्ण विचार जिसमें वर्णों का विचार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ण हो जाएगा। शब्द विचार जिसमें शब्दों के बारे में बात की जाएगी। और वाक्य विचार क्या है? ये वाक्य के बारे में बात की जाएगी। देखिए हम तीनों के बारे में देखते हैं पहले। देखिए वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है दोस्तों। देखिए हम वर्णमाला चलेंगे, उसके पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं और वो हम दिखाएंगे नीचे किस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या फिर आ चुके हैं या फिर आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए वर्ण क्या होता है, सबसे छोटी इकाई। देखिए अगर पूछ ले व्याकरण की सबसे छोटी इकाई या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण हो जाएगी। और व्याकरण या भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? वाक्य हो जाएगी, क्योंकि वाक्य से बड़ा कुछ नहीं सकता दोस्तों। ठीक, देखिए कई वर्ण मिलकर के क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। क्वेश्चन आएगा शब्द का निर्माण किससे होता है? तो वर्णों के समूह से शब्द का निर्माण होता है। और कई शब्द मिलकर क्या है? एक वाक्य बनाते दोस्तों, समझिएगा। कई वर्ण मिलेंगे। ठीक है, वर्ण क्या होता है? सबसे छोटा चीज क्या है? वर्ण है। ठीक है, कई वर्ण मिलेंगे तो एक शब्द बन जाएगा, और कई शब्द जब मिल जाएंगे तो एक वाक्य बन जाएगा दोस्तों। इस तरीके से एक वाक्य का निर्माण होता है। एक व्याकरण का हम समझ सकते हैं कि व्याकरण 3 अंगों से चलता है दोस्तों। पहले वर्ण होगा, फिर वर्ण में हम कई वर्ण जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा, और कई शब्द जोड़ते हुए बना देंगे तो एक वाक्य बन जाएगा दोस्तों। समझ में बात आई होगी? बिल्कुल। ठीक है, देखिए समझिए, अगर नहीं समझ में आया तो क्या, देखिए वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ये हम समझते दोस्तों। देखिए हम बात करेंगे वर्ण की, तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? हम पढ़ते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती? 52। आ जैसे छोटे आ से अनार, बड़ा से आम, छोटी सिमली, बड़ी से एक, छोटा सा उल्लू, है ना।
तो इस तरह से बनते हैं दोस्तों। ये जाता है फिर काका काका अंगा छत्रंग या स्रा तक, है ना। तो टोटल 52 वर्ण क्या होता है, ये आपके वर्ण हो जाते हैं दोस्तों, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। ये सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है तो क्या बता दोगे आप, वर्ण। अगर ऑप्शन में वर्ण तो वर्ण आप टिक कर दोगे दोस्तों। अब देखिए वर्ण से मिलकर के क्या बनेगा, शब्द बनेगा। जैसे अब देखिए राम क्या है, ये शब्द है। अब देखिए राम किस किस वर्ण से मिलकर बना, रा, फिर आधा करते हैं इसको बड़ा आ, फिर आधा किया, फिर माँ है, माँ को आधा किया और छोटा आ। देखिए 4 वर्ण मिला के एक शब्द क्या बन गया, राम। देखिए हमने 4 वर्ण मिलाया, रा प्लस आ प्लस माँ और प्लस छोटा आ। देखिए ये 4 वर्णों को मिलाया तो एक शब्द क्या तैयार हुआ दोस्तों, राम। अब पूछ लेगा राम का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद इसका कर देंगे दोस्तों। तो राम क्या है, एक शब्द है, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ण मिले हुए दोस्तों। तो राम कितने वर्णों से मिलकर बन गया दोस्तों, तो लगभग 4 वर्णों से मिलकर राम शब्द बन गया दोस्तों, एक शब्द हो गया ना राम। अब देखिए राम किसी का नाम हो गया। अब देखिए आप पूछ ले आ क्या है, तो आ क्या, कुछ नहीं दोस्तों। अगर राम पूछ लेगा तो राम एक नाम है दोस्तों, तो वर्ण शब्द से क्या होता है, इसके अर्थ भी निकलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए वाक्य कैसे बनेगा, अब कई सारे शब्द मिलकर के एक वाक्य बना। जैसे राम, राम हमने देखा 4 शब्दों 4 वर्णों से मिलकर बना था ना। तो राम क्या है, एक शब्द है, एक शब्द राम हो गया, दूसरा शब्द क्या घर हो गया, तीसरा शब्द जाता हो गया और चौथा शब्द क्या है हो गया। तो 4 शब्दों से मिलकर के एक वाक्य हमने बना दिया। देखिए हालांकि शब्द जो हैं 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, तब भी वाक्य बन जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं केवल 4 ही शब्द से वाक्य बनेगा, शब्द 4 1 से अधिक होंगे तभी शब्द से वाक्य बन सकता है दोस्तों, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1 से अधिक शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनेगा दोस्तों, ठीक। इसमें कोई लिमिट नहीं है कितने शब्द होंगे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए पहले देखिए जैसे छोटा का क्या होगा, ये होगा आपका वर्ण होगा, ठीक, वर्ण हो गया दोस्तों। अब देखिए अगर कह देगा काम, तो काम क्या होगा दोस्तों, ये शब्द होगा, क्योंकि कई सारे वर्ण मिलकर एक शब्द बन गया। अब काम हो रहा है, काम हो रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये एक वाक्य बन गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द आ गए दोस्तों, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण, क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं दोस्तों। अब आ से छोटा कोई कुछ हो सकता है कि आप खुद बताइए, आ को तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते दोस्तों, ठीक है। फिर भाषा सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, वाक्य। अब वाक्य से बड़ा कुछ नहीं सकता दोस्तों, सबसे बड़ा वाक्य हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है कैसे, ठीक है। देखिए वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है। बिल्कुल हमने बताया ना कि जैसे राम है तो राम कई सारे वर्ण मिलते हैं एक शब्द बनाते हैं ना। वर्णों के सार्थक योग से क्या बनता है दोस्तों, शब्द बनता है दोस्तों। और शब्दों के सार्थक योग से एक वाक्य का निर्माण होता है दोस्तों ना। देखिए अब ऐसा नहीं, सार्थक मतलब क्या, सही चीज निकलनी चाहिए। अब जैसे मान लिया हमने कह दिया लमल, ला माल, तो ये देखिए इसमें कितने वर्ण मिला दिए हमने, ला देखिए किस तरह मिला है, ला और प्लस आ और प्लस माँ, फिर प्लस आ और प्लस ला और प्लस आ। तो देखिए ये भी तो वर्णों से मिलेगा, मगर इसको शब्द थोड़ी कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा दोस्तों। तो ये क्या है, ये आपका शब्द नहीं होगा दोस्तों, कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कमल हो गया, कमल के बारे में हमारे दिमाग में आएगा, हाँ ये पुष्प होता है, राम हो गया, नाम हो गया दोस्तों। इस तरीके से का उसका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा तभी वो शब्द माना जाएगा। उसी प्रकार से कई शब्द मिले और सार्थक अर्थ निकले तभी वो शब्द होगा, वाक्य होगा दोस्तों, नहीं तो वाक्य नहीं माना जाए। जैसे राम चाय खाता है, राम चाय खाता है दोस्तों। देखिए ये भी तो कई शब्द मिलकर के एक वाक्य बन गया दोस्तों। देखिए एक शब्द ये है, 2 3 और 4 शब्द मिला के एक वाक्य बन गया कि राम चाय खाता है, मगर ये वाक्य नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है दोस्तों। ये वाक्य क्या है, गलत है, व्याकरण दृष्टि से क्या गलत है। अब चाय खाया थोड़ी जाती है, पी जाती है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए दोस्तों, तभी वो आपका वाक्य होगा, तभी वो शब्द होगा दोस्तों, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, अव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। देखिए कभी बार पूछते हैं सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी होती है, तो वर्ण और ध्वनि में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वर्ण ध्वनि और अक्षर लगभग सेम ही होते हैं दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूजन आपके हम दूर कर देंगे। देखिए अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। जैसे अभिव्यक्ति का होता है बोलना, किसी से आप बोल रहे हो तो क्या लिख के थोड़ी बताओगे दोस्तों। अभी हम आपको बोलते हैं कि आ, तो आ का मतलब हमने ध्वनि निकाली है दोस्तों, लिखा थोड़ी ना है। जब हम अभिव्यक्ति की बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी दोस्तों। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। अगर बोलेंगे भाषा लिखना तो भाषा लिखा ही जाएगा ना, का लिख दिया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया दोस्तों ना। तो ये समझना है कि अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले, सबसे छोटी मौखिक मतलब क्या होता है। देखिए 2 चीजें होती हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक मतलब मुख से बोलने, जब हम मुख से बोलते जैसे आ बोलते तो आ क्या हमने लिखा थोड़ी ना, तो ध्वनि बोली। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की मौखिक रूप से क्या होगी, ध्वनि होगी, और लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछे गए, हम आप पीछे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा भी दोस्तों। चलिए अब देखते हैं भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य हमने बता दिया, ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए अर्थ के आधार पर भाषा सबसे छोटी इकाई
कौन सी होती है? शब्द। देखिए अर्थ किसका निकलेगा दोस्तों? शब्द का ही निकलेगा। अब जैसे कहते हैं कि आ का कोई अर्थ निकालो दोस्तों, तो आ का कोई अर्थ निकल रहा? बिल्कुल नहीं निकल रहा। अब आम का अर्थ निकालो, निकल जाएगा। आम क्या है? एक फ्रूट है, फल है दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं अगर अर्थ के आधार पूछे सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो शब्द होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पूछ ले भाषा की अर्थ के आधार पर कितने अंग है दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर कितने होंगे? एक शब्द होगा और एक वाक्य होगा दोस्तों, क्योंकि अर्थ किसका निकलेगा? आप वर्ण का तो अर्थ निकाल नहीं सकते हैं, केवल अर्थ किसका निकलेगा दोस्तों? शब्द का कोई अर्थ निकल सकता। अब का कहते हैं, का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं ना दोस्तों। ठीक है, काम हो जाए, काम का अर्थ निकल आएगा दोस्तों। हाँ, कोई करने की चीज को हम काम करते हैं ना, इस तरीके से। और वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ निकल आएगा दोस्तों। तो देखिए अगर पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई का शब्द है दोस्तों, और भाषा की अर्थ के आधार पर कितने अंग हैं, तो 2 हैं। कौन से? शब्द हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो एकमात्र क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। देखिए भाव का होता है, जैसे आपने देखा होगा कि भावार्थ है, मतलब भाव, इसका व्याख्या करें ना, ठीक है, इसका प्रसंग सहित भावार्थ लिखे दोस्तों। तो भावार्थ किसका लिखोगे? पूरा जो सेंटेंस होगा तभी भावार्थ लिखा जाएगा। अब कहते हैं राम के ऊपर भावार्थ लिखो, राम के ऊपर कौन सा भावार्थ लिखोगे? राम का भावार्थ नहीं लिखोगे ना। राम घर जाता है, तो इसका ऊपर भावार्थ लिख सकते हैं। हाँ, कहीं जाने की क्रिया की जा रही है दोस्तों, तो उस पे तो यही बताएगा भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है दोस्तों। तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में दोस्तों। ठीक, किसके बारे में? वर्णमाला। यहां से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। वहां से भी हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछाते हैं और आपको बेसिक जानकारी जरूर रखनी दोस्तों, इसीलिए हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों बताया आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्णमाला की दोस्तों। देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था दोस्तों। हम दिखाएंगे पीछे कि आया वर्णमाला क्या होता है दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम। देखिए व्यवस्थित क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया आपको का के बाद खा ही लिखना है। ऐसा नहीं कि हम वर्णमाला लिख रहे हैं तो का के बाद गा लिख दे, गा के बाद अंगा लिख दे, ऐसा नहीं कर सकते। व्यवस्थित होगा तभी वर्णमाला होगा, नहीं वर्णमाला नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया कि एक क्रम से, जिस क्रम से उसके रूप निर्धारित है वहीं पे आपको वर्ण रखने, तभी वर्णमाला वो कहलाएगा। जैसे कि आ के बाद आपको बड़ा आ ही लिखना दोस्तों, छोटा आ के बाद अगर ई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वो वर्णमाला नहीं होगा दोस्तों। तो एक क्रम से आपको लगाना है दोस्तों। तो ये सेंटेंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ बनेगा कि हिंदी में मानक 52 मानक ध्वनियां जिसे हम वर्ण कहते हैं, तो पूछ लेगा कि वर्णों की संख्या कितनी है या ध्वनियों की संख्या कितनी है, या फिर हिंदी में लिपियों की संख्या कितनी है, तो 52 दोस्तों। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि 52 आपकी मानक ध्वनियां दोस्तों। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि हिंदी में कितने वर्ण है दोस्तों, तो 52 दोस्तों। अब देखिए इन्हीं 52 वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने बता दिया कि इन्हीं जो 52 वर्ण होते हैं दोस्तों, आ से लेकर के ज्ञा तक दोस्तों, तो इनको हम जो सही क्रम से लगा देते हैं दोस्तों, इन्हीं 52 वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं वर्ण क्या होता है। देखिए वर्णमाला पढ़ लिया, हमें पढ़ना है वर्ण के बारे में ना, तो अब वर्ण की परिभाषा भी तो आनी चाहिए दोस्तों। देखिए उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके कोई खंड ही ना हो। जैसे उस मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। जैसे मान लिया हमने आ कह दिया दोस्तों, आ को अब तोड़ ही नहीं सकते, इसका कोई खंड ही नहीं कर सकते दोस्तों। तो जो चीज टूट ना सके, कभी भी टूट ही नहीं सके, उससे कम ही ना हो सके, तो उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्ण बोल देंगे। ठीक है, तो समझ गए, जिसका कोई सार्थक खंड ना हो सके, इसका खंड ही ना हो सके दोस्तों, उसे हम क्या बोल देंगे, वर्ण बोल देंगे। अब वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं दोस्तों। देखिए वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। अब अक्षर का मतलब क्या होता है, आ क्षर में इसका क्षरण होना, मतलब क्षरण मतलब कि है ना, मतलब उसको क्षरण मतलब जानते हो जिसमें ह्रास हो सके, मतलब जिसको तोड़ा जा सके। और आक्षरण मतलब क्या, आक्षर मतलब क्षर ना हो सके दोस्तों, जिसका कोई क्षरण ना हो सके, मतलब जिसे तोड़ा ही नहीं जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं दोस्तों। तो समझ गया ना आप। चलिए अब देखिए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इसको तो जरूर याद रखना है। अब देखिए हिंदी में कुल संख्या कितनी है वर्णों की, 52 है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि भेद कितने हैं, वर्ण के कितने भेद हैं दोस्तों, तो वर्ण के 2 भेद हैं। आपके यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आपके यूपीपी में पूछा गया कि वर्णों के कितने भेद हैं दोस्तों, तो 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से दोस्तों, आपको पता होगा, स्वर और व्यंजन। यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि वर्ण के कितने भेद हैं दोस्तों, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो भी कितने, 2 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब देखिए इनके बारे में देखते दोस्तों, वर्ण के भेद समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर पूछेगा कि कुल वर्ण कितने हैं दोस्तों, तो 52 बता देना। कितने, 52। कुल वर्ण की संख्या कितनी है, 52 है दोस्तों। अब देखिए वर्णों को 2 भागों में बांट दिया हमने, कितने, स्वर में और व्यंजन में दोस्तों। अब देखिए स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है दोस्तों, स्वरों की संख्या टोटल 11 है दोस्तों। अब देखिए स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है दोस्तों। अब देखिए 11 और 33 जोड़ते कितने, 44 हुए दोस्तों। तो और कहां से है, 52 कैसे हो गए दोस्तों, उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे, और
भी नीचे पढ़ते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। पूरा हम क्लियर करेंगे, एक एक चीज आपको कहां से दिक्कत होगी सब कुछ करेंगे। देखिए अब देखिए हमने देखा वर्ण को दो भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन, ठीक दोस्तों। स्वर की संख्या कितनी है 11 और व्यंजन की संख्या कितनी है 33 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्वरों को 3 भागों में बांट देगा। स्वर को कितने भागों में बांटा गया 3 भागों में। ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या कितनी है 4 है दोस्तों, जिनकी संख्या क्या है 4 है। आ, ई, छोटा ई, ऊ और छोटा री दोस्तों, ये कितने ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर, जो कि ये क्वेश्चन आपके भी पुलिस में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पुलिस में पूछा गया, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा क्या है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो भी बचेंगे, देखिए टोटल हमने 11 बताए, तो 4 को हटा करके 7 बचते हैं, 7 आ जाएंगे आपके दीर्घ स्वर में आ जाएगा। और तीसरा है प्लुत स्वर दोस्तों। प्लुत स्वर क्या होता है जोर से आवाज लगाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि हम करते हैं, इसका वैसे संस्कृत में ज्यादा यूज होता है दोस्तों। इस तरह से आप देखते हैं ओम करते हैं ना ओम, तो इसमें क्या होता है ये जो होता है दोस्तों ये प्लुत स्वर ही होता है दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन को भी हम मूलतः 3 भागों में बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या कितनी होती है 5 होती है, 25 होती है दोस्तों, और इन्हें वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इनकी भी 4 होती है दोस्तों, ठीक है, 11 लावा दोस्तों, ठीक। और देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का से लेकर के मा तक दोस्तों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं 11 लावा, ये भी 4 होते हैं दोस्तों। और उष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, जिसको बोलते हैं शासा, शाहा, और इसे उष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, देखिए 25 4 29 4 33, तो 33 व्यंजन हो गए दोस्तों, ठीक है। और कितने 11 स्वर हो गए दोस्तों, ठीक। अब देखिए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे दोस्तों, स्वर के बारे में। देखिए पहले स्वर के बारे में देखेंगे, फिर व्यंजन के बारे में चलेंगे दोस्तों, ठीक। अब देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर पता है दोस्तों क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब कि स्वतंत्र मतलब क्या, इन्हें हम किसी की सहायता से नहीं बोलते हैं दोस्तों, इन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। जैसे आ है तो आ किसी से मिलकर नहीं बना हुआ होगा दोस्तों, ठीक है, आ किसी से मिलकर नहीं बना हुआ होगा दोस्तों, इसे ही क्या बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाएगा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों के क्या कहते हैं, व्यंजन, स्वर, वर्णमाला या शब्द। तो आप बता देना जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वर। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। अब स्वरों की संख्या कितनी है 11 है दोस्तों, याद रखेंगे 13 नहीं। आप लोग बचपन में 13 पढ़े हैं कि अंक कहाँ भी होता, तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको 11 ही बताने दोस्तों, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं वो हम आपको गिना दें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, ये हो गए आपके 13 का हो गए दोस्तों स्वर हो गए दोस्तों, ठीक। कितने हो गए 13 का हो गए स्वर हो गए दोस्तों। अब इनके हम भेद देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं दोस्तों। देखिए इसके भेद अलग अलग तरीके से अलग अलग हैं, मगर हम मुख्यतः इनके 3 भेद लेते हैं दोस्तों। किसकी दृष्टि से, उच्चारण के आधार की दृष्टि से, ठीक है, उच्चारण के आधार की दृष्टि से इनको हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है 4 है, और दीर्घ कितनी है 7 है दोस्तों, और प्लुत की क्या होती है कोई स्वर, इनकी संख्या कोई भी नहीं है दोस्तों। इन्हें हम संस्कृत में ज्यादा यूज करते हैं, हिंदी में इनका लुप्त हो चुके दोस्तों, हिंदी में खत्म हो चुके दोस्तों। इसको 3 कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर के बारे में थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं तो आपको बता दें दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम बोलते आ बोल दे, आराम से बोल दे, ज्यादा समय लगेगा। अब बोल दे, अगर आ बोलते आ, तो आ में ज्यादा समय लग रहा है ना, आ की अपेक्षा क्या आ में ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा आ, जिसमें थोड़ा सा समय लगे वो क्या होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर को और कौन कौन से नाम दिए गए हैं, तो ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं क्योंकि छोटा होता है, छोटा स्वर भी कह देते हैं कभी बार, एक मात्रिक कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में हमें एक मात्रा समय लगता है दोस्तों, ठीक है। और मूल स्वर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मूल है, इन्हीं स्वरों से मिलकर के और अन्य स्वर बने हैं दोस्तों, ये किसी से मिलकर नहीं बने दोस्तों। जैसे आज क्या है आ, और इनकी संख्या कितनी है 4 है, आ, ई, ऊ और री। देखिए मूल किसलिए बोला, क्योंकि इनसे मिलकर के अन्य स्वर बनेंगे दोस्तों। जैसे हमें बड़ा आ बनाना तो आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ बनता दोस्तों, है ना। तो इसलिए ये किसी से मिलकर नहीं बने दोस्तों, ये मूल हैं, यही क्या है इनके जड़ है, समझ लो। स्वरों के मेन क्या हैं, यही 4 हैं, इन्हीं से मिल करके दूसरे स्वर बनते दोस्तों, ठीक। तो इनकी संख्या कौन सी है 4 है, आ, ई, ऊ, री। और यही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है दोस्तों। चलिए अब दीर्घ स्वर देखते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए जैसे हमने आ बोला आ, तो इसमें 2 मात्रा का समय लगा, एक आ प्लस आ दोस्तों, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा ह्रस्व की अपेक्षा। जैसे आ बोले, अब यहाँ पे आ बोल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है दोस्तों, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कह दिया गया दोस्तों। देखिए इनकी संख्या कितनी है आपको पता भी होगा, ठीक। उससे पहले देखते हैं इन्हें और क्या क्या कहते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर को और क्या क्या कहते हैं, इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु मतलब क्या, बड़ा होता है, और बड़ा स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, क्योंकि आपको पता है कि एक आ बोलने में लगा और फिर एक आ बोलने में 2 मात्रा लगा ना, तो बड़ा आ बन गया,
तो इसलिए द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। आपको पता होगा संधि स्वर भी कहते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। अभी आगे बताएंगे किस लिए संधि स्वर कहते हैं, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ दोस्तों। ये हो गए आपके क्या हो गए दोस्तों, आपके दीर्घ स्वर दोस्तों। चलिए अब देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है दोस्तों, देखिए प्लुत स्वर क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर बोलते हैं। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। त्रिमात्रिक क्योंकि इनके बोलने में 3 मात्रा जितना समय लगता है। अब देखिए इनका प्रयोग मंत्र जाप या फिर किसी दूर से बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि इनका प्रयोग अब हिंदी में ना होकर के संस्कृत भाषा में होता है। जैसे ओम कहते हैं, नहीं ओम जाप करते हैं दोस्तों, तो काफी समय के लिए कोई आवाज निकलती है। अब से हम किसी व्यक्ति को दूर से बुलाते हैं तो राम कहते हैं, थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं तो ऐसे लिखा था ना राम, तो ये क्या होता है, प्लुत स्वर ही होता है जो इसके अंदर छिपे होते हैं दोस्तों, वो किसी चीज को खींचता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। एक होता है संयुक्त स्वर दोस्तों, इसके बारे में समझिए दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है दोस्तों। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ पे कंफ्यूज आपको होना तय ही है लगभग दोस्तों, ठीक। तो समझिए संयुक्त स्वर क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरों की रचना 2 अलग अलग स्वरों से मिलने से होती है दोस्तों। देखिए 2 अलग अलग स्वरों से, अब 2 स्वरों से नहीं, क्योंकि देखिए अब 2 स्वरों की बात करेंगे तो हमें छोटा आ प्लस छोटा आ समान स्वर मिल गया तो ये भी तो एक संयुक्त स्वर होना चाहिए, नहीं 2 अलग अलग स्वर होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा दोस्तों, संयुक्त स्वर बनेगा। देखिए जिन स्वरों की रचना 2 अलग अलग स्वरों के मिलने से होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ए, आए, ओ और औ दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं, ए, आई, ओ, औ, इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। क्यों बोलते हैं, देखिए ए किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ई से दोस्तों, किससे, आ प्लस ई से। अब देखिए कभी बार इसका उच्चारण स्थान पूछ लेंगे, देखिए हमको पता है आ किससे बोला था, कंठ से बोला था ना, आ किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, और ई किससे बोलते हैं, तालु से। तो देखिए कंठ तालु से मिलाकर क्या हो जाएगा, इसे कंठ तालव भी बोल देंगे दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से ए, आई क्या बोलते हैं, कंठ तालव बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब आई किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ए से, आ प्लस ए से। और देखिए कहीं कहीं पे आ प्लस बड़ी ई लिख देते हैं दोस्तों, ये भी समझ लीजिएगा। अगर पूछ ले ए किससे मिलता, आ प्लस बड़ी ई है तो ये भी आपका सही होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ यह भी कहीं कहीं मिलता और आ ए भी, ये भी कहीं कहीं मिलता, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं दोस्तों। और ये भी क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा कि कंठ तालव्य होगा दोस्तों, ठीक। ये पूछेंगे इनके उच्चारण स्थान क्या होता है, ए आई के तो कंठ तालव्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगा लीजिएगा इनके उच्चारण स्थान दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्या है, ओ किससे मिलकर बनेगा, तो आ प्लस ऊ से, आ छोटा ऊ। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, आ किससे होता है, कंठ से होता है दोस्तों, ऊ किससे होता है, ओष्ठ से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कंठोष्ठ बोलेंगे। इनके उच्चारण स्थान क्या होंगे, ओ के कंठोष्ठ होंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए औ किससे मिलकर बनता, तो औ किससे मिलकर बनेगा, आ प्लस ओ से। देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, औ को न करके आ प्लस बड़ा ऊ कर देते दोस्तों, तो ये भी आपके लिए जानने योग्य है दोस्तों, तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो आ प्लस ओ से मिलकर क्या बनता है, औ बोलता है, तो इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, छत्रंग, ग्यास्रा, तो वो भी आप लोग मत भूलिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे उनके बारे में। तो ये भी क्या होता है, देखिए अब देखिए यहाँ पे एक बार दोबारा बता देते हैं कि देखिए ए आई क्या होता है दोस्तों, ये कंठ तालव्य होते हैं दोस्तों, और ओ औ क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं दोस्तों। दोनों के बारे में हम डीपली जान चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए आगत स्वर क्या होते हैं, समझिएगा। आगत स्वर क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में देख लीजिए। आगत स्वर कहते हैं आए हुए स्वर। देखिए आगत स्वर, इस स्वर को विदेशी स्वर, इन्हें ही क्या, आगत स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, विदेशी स्वर भी बोलते हैं और मेहमान स्वर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बाहर से आए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि ये स्वर होते हैं, कभी कभी आपने देखा जैसे डॉक्टर में ये लगा होता ना, अर्ध चंद्र बिंदु बोलते हैं, और ये वाला भी होता है जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कॉलेज डॉक्टर में ये लगता नहीं, ये वाला बिंदु लगता है आ वाला, और यहाँ पे आंख और चांद पे क्या होता है, चंद्र बिंदु लगता है दोस्तों। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। जिस प्रकार से आगत व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो अरबी फारसी आते हैं दोस्तों, उनको हम आगत व्यंजन कहते हैं, उसी प्रकार से आगत स्वर भी होते हैं। कहीं कहीं अगर मान लिया कभी पूछ ही लिया गया तो आपके लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एक आपके लिए नोट बना लेना इसको कि वर्णमाला का एकमात्र वर्ण जो अंग्रेजी भाषा का कौन सा है, तो अ वाला, ये वाला क्या है आपका अंग्रेजी भाषा का दोस्तों। वर्णमाला का एकमात्र वर्ण जो अंग्रेजी भाषा से लिएगा कौन सा है, ये वाला अ, ठीक। चलिए ये उदाहरण हो गया दोस्तों। अब देखिए हम इनको जो है आपके जो स्वर हैं उनको हम विभाजन करेंगे, उनको हम बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। देखिए अगर जाति के आधार पर स्वर का विभाजन करते हैं, अगर पूछ ले आपसे कि जाति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों, तो जाति के आधार पर स्वरों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में जाति के आधार पर हम स्वरों को बांट सकते हैं और बांटते भी हैं दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। देखिए सजाति का होते हैं, समान जाति के होने के कारण इनको सजातीय स्वर
कहते हैं। किस लिए? क्योंकि ये समान जाति होते हैं, जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये 3 होते हैं, 3 जाति के होते हैं, मतलब दोस्तों 3 जाति के होते हैं, टोटल 6 स्वर होते हैं इसमें। ठीक दोस्तों, देखिए ये क्या है, समान है, एक ही जाति के है ना दोस्तों, आ ई ऊ, तो एक समान जाति के दोस्तों। उसी तरह विजाति मतलब क्या, असमान जाति के होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए ऐ, इधर ये एक ही उसके जात के नहीं दोस्तों, ए ऐ ओ औ और री, तो ये कितने हो गए दोस्तों, आपके 5 हो गए क्या, विजातीय स्वर दोस्तों। तो याद रखेंगे जाति के आधार पर कितने, 2, कौन से, सजाति और विजाति। सजाति में समान जाति, विजाति में अलग अलग जाति दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, अगर पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट दे दोस्तों। कितने, 2 भागों में। कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर दोस्तों। मूल स्वर और संधि स्वर दोस्तों। तो देखिए मूल स्वर क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में देखते हैं। देखिए जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों से नहीं होती है, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। अब देखिए जो हमने बताया था कि मूल स्वर क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वर से नहीं होती, ये खुद ही उत्पन्न हुए दोस्तों, इन्हीं से सारी चीजें बनी है दोस्तों। तो मूल स्वर क्या होता है दोस्तों, देखिए आ ई ऊ और री, ये क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। देखिए आ को आ किसी से बनाया गया नहीं, आ से खुद मिलकर कई सारे स्वर बने। जैसे कि हमने देखा था आ प्लस आ मिलके बड़ा स्वर बन गया है ना, बड़ा आ बन गया। इसी प्रकार से आ प्लस ई मिलके ए बन गया, और आ प्लस ऊ मिलके ओ बन गया। तो देखिए ये क्या है, मूल स्वर है, इन्हीं से मिलकर के टोटल 11 स्वर हो गए दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर, क्योंकि इन्हीं ये क्या है, मेन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग संयोग से होता है दोस्तों। किसकी, संधि स्वरों की उत्पत्ति किससे होता है, मूल स्वरों के संयोग से होता है, और इनका प्रयोग हमें संधियों में देखने को मिलता है, इसीलिए इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए संधि स्वर किस लिए कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग क्या है, हमें संधियों में देखने को मिलता है, इसीलिए इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 7 है दोस्तों। इसे ही हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, हमने आगे पढ़ा दिया दोस्तों। तो संधि स्वर क्यों कहते हैं, देखिए कितने हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ठीक, ये हो गए हमारे 7 क्या हो गए, संधि स्वर। देखिए कहां पे देखने को मिलता है वो हम बताए तो दोस्तों, अभी हमने संधि पढ़ाया है, हमारी संधि वाला टॉपिक चल रहा है संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में। ठीक, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कैसे संधि स्वर हम इनको कह रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि आ, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ होता है दोस्तों ना। तो देखिए बड़ा आ किससे मिलकर बना है, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया दोस्तों। और ये किस संधि का नियम है, तो दीर्घ संधि का नियम है दोस्तों। उसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गई दोस्तों, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। उसी प्रकार से छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग देख लेना जा करके संधि वाली वीडियो, आपको अगर देखा होगा कभी संधि पढ़ी होगी तो आपको पता हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आ और ई मिलके ए हो गया दोस्तों, आ और ई मिलके ए हो गया दोस्तों, ये गुण संधि का उदाहरण है। और आ और ए मिलके ए हो गया दोस्तों, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और आ प्लस ऊ मिलके ओ हो गया दोस्तों, ये गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, और आ और ओ मिलके औ हो गया दोस्तों, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये देखिए हमने सातों के सातों देखे दोस्तों, इसीलिए इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो जोड़ है वो संधियों से मिलकर के बना है। ठीक है, मेन कौन कौन से हैं आपके, आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, तो ये क्या है, मूल हैं। और बाकी जो बचते हैं दोस्तों वो संधि स्वर हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमने पूरा लिख भी दिया है कि संधि में इनका योगदान है दोस्तों, इसीलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगले तरफ करते हैं। आगे क्या है कि जीभ के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों। जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं इनको दोस्तों, तो जीभ के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा था। कितने आधार, जीभ के आधार पर कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में हम इनको बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन से भाग है दोस्तों। देखिए अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर दोस्तों, 3 भागों में बांटते हैं जीभ के आधार पर दोस्तों। देखिए इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जीभ हमारी ऐसी होती है दोस्तों। ठीक है, ये मान ली जीभ है, तो जीभ के जो अगले हिस्से से देखिए 3 हिस्सों में इसको बांट लेंगे। जो कि अगले हिस्से से बोले जाएंगे उसको हम अग्र स्वर बोलेंगे, और जो बीच वाले हिस्से से बोले जाएंगे वर्ण उसको हम मध्य स्वर बोलेंगे, और जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाएंगे इस वाले हिस्से से उसको हम पश्च स्वर बोले जाएंगे। देखिए अग्र वाले हिस्से में कौन कौन से बोले जाते हैं, तो ये वाले अग्र वाले हो जाएंगे, और जो ये मध्य वाले में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जो आपका पश्च स्वर होगा उसमें ये वाले आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखिए जो आगे वाले हिस्से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। ठीक दोस्तों, जो आगे वाले हिस्से से जाएंगे जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, जैसे छोटी ई होगा, बड़ी ई होगा। ठीक, छोटी ई, बड़ी ई,
ए ए और री, ये क्या होता है दोस्तों, आगे वाले हिस्से बोले जाते हैं दोस्तों। आप बोलिएगा तो जीभ के आगे वाले हिस्से से इनकी आवाज निकलेगी ई है ना, ए री है ना, तो ये आगे वाले हिस्से बोले जाते हैं, इसको इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए मध्य स्वर, जो जीभ के बीच वाले हिस्से से निकलेगी आवाज उसे हम मध्य स्वर बोलने से छोटा आ है ना, तो बीच वाले हिस्से से निकलेगी। उससे पश्च स्वर किनको बोलते हैं, देखिए जो पीछे वाले हिस्से से, जीभ के एकदम पीछे वाले हिस्से से अंदर वाले हिस्से से दोस्तों बोले जाते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, और ये वाला जो होता है अंग्रेजी वाला दोस्तों, ठीक। तो ये क्या होते हैं, आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक। तो जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा था। ये भी क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया दोस्तों, वीडियो में, ठीक, वीडियो में UPSSC वीडियो में पूछा गया दोस्तों। अगला है होस्ट के आधार पे वर्गीकरण, ठीक। होस्ट के आधार पे कितने भागों में बांटे गए, इनके बारे में भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। समझिए, देखिए होस्ट के आधार पे स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। कितने, 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। देखिए वृत्तामुखी और आवृत्तमुखी, ठीक, वृत्तामुखी और आवृत्तमुखी दोस्तों, होस्ट के आधार पे हम इनको 2 भागों में बांट देते हैं। वृत्तमुखी क्या होता है दोस्तों, देखिए वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी ये क्या होता है दोस्तों, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो वृत्तमुखी कैसे होते हैं दोस्तों, ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ का गोल हो जाए, जैसे होंठ आप गोलाकार बना ले, जैसे ओ ऊ बोलिएगा, आप बोल के देखिएगा ऊ है ना, ओ औ, इसमें क्या होगा, होंठ एकदम गोल हो जाएगा दोस्तों, गोल हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या होते हैं, वृत्तमुखी, जिनमें वृत्त जैसा, वृत्त कैसा होता है तो गोल होता है ना दोस्तों, तो गोल जैसे होंठ हो जाएगा दोस्तों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी। कौन कौन से, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये वाला जो अंग्रेजी का स्वर है दोस्तों, ठीक। चलिए अब देखते हैं आवृत्तमुखी, जिनके बोलने पर हमारा मुंह गोल ना होकर क्या फैल जाए दोस्तों, होंठ क्या है, आपके होंठ जो है वो गोल ना हो दोस्तों, फैल जाए थोड़ा सा, ठीक है, तो वो क्या होंगे दोस्तों, आवृत्तमुखी। इनमें आवृत्त मतलब वृत्त का ना बनना दोस्तों, ना गोल ना होना दोस्तों, तो वही क्या होते हैं, आवृत्त। जैसे आ बोलेंगे, आ में पूरा मुंह खुल जाता है दोस्तों, होंठ क्या होंगे, गोल नहीं होंगे दोस्तों, एकदम फैल जाएंगे दोस्तों। बड़ा आ, ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ये क्या होंगे दोस्तों, आवृत्तमुखी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं मुख के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए अगर मुख के आधार पर पूछ ले दोस्तों, तो इस पे हम कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए मुख के आधार पे इनको 4 भागों में बांटा था। कितने, 4 भागों में दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से अभी आपके पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो यूपी पीसीएस होता था आपका, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। देखिए आपका पहला है विवृत स्वर, फिर अर्ध विवृत, फिर समृत और फिर अर्ध समृत, तो 4 भागों में बांटते हैं। तो हम देखते हैं विवृत स्वर, कैसे, विवृत स्वर के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए विवृत स्वर क्या होते हैं, इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है दोस्तों। जैसे क्या होता है, इसमें केवल और केवल आता दोस्तों, देखिए पूरा मुंह खुल जाएगा। देखिए आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे दोस्तों, डॉक्टर क्या कहता है, क्या बीमारी, आपसे बोलता आ बोलो आ, है ना, तो आ इसलिए बोला था क्योंकि पूरा मुंह खुलेगा, तो आपके अंदर जो मुख है पूरा उसको झांक लेगा दोस्तों, ठीक, उसकी गतिविधियां देख लेगा दोस्तों, इसीलिए आपको आ बोलता है। तो आपको अगर पूछ ले विवृत क्या होता है, विवृत मतलब पूरा मुंह खुल जाए, तो पूरा मुंह किससे खुलेगा, तुरंत आपको डॉक्टर की याद आनी चाहिए कि आ बुलवाता, बड़ा आ है ना, बड़ा आ है ना, तो वो क्या होगा, पूरा मुंह खुल जाएगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, विवृत स्वर दोस्तों। अब देखिए अर्ध विवृत क्या होता है, इसमें आधा मुंह खुलता है, मतलब आपके इसके उच्चारण में मुख द्वार का होता है आधा खुलता है, जैसे छोटा, ठीक, तो छोटा देखिए आ किससे मिलकर बनता, आ प्लस आ से बड़ा आ बनना था, बड़ा आ बनना था, तो बड़े आ में क्या पूरा खुल रहा था, तो आ में कितना खुलेगा, छोटा खुलेगा। इस तरह से याद कर लेना दोस्तों। तो छोटा मुंह मतलब आधा मुंह कब खुलेगा दोस्तों, छोटे आ और ए औ, और ये औ वाला जो होता है दोस्तों, ये अंग्रेजी वाला दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, आपके ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, आपको पता है किसमें, अर्ध विवृत में दोस्तों, आधा मुंह खुलेगा दोस्तों, ठीक है, आधा मुंह खुलेगा। अब देखिए समृत स्वर क्या होता है दोस्तों, समृत, देखिए इसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है दोस्तों, ठीक है, जो है कि जिनके उच्चारण में हमें मुख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही हम उनका उच्चारण कर देते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम किसके उसमें रख देते हैं, समृत स्वर। जैसे इनके उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है दोस्तों, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, इनको बोलिएगा आप तो इसमें मुंह खोलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों, मुंह पूरा बंद रहता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, समृत स्वर दोस्तों। तो याद रख लेंगे ई। देखिए अगर आप इनको रटना नहीं, आप इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा किसमें मुंह खुल रहा है, किसमें मुंह बंद हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इनको आप दोहराते रहिएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, ये क्या होता है दोस्तों, समृत स्वर होते हैं दोस्तों। अब देखिए अर्ध समृत क्या होता है दोस्तों, जिसमें आधा मुंह खुलता, क्या अर्ध समृत मतलब क्या, इसमें आधा मुंह खुले। कौन कौन से, ए और ओ दोस्तों, कौन कौन से, ए और ओ, ये क्या होते हैं, अर्ध समृत। इसमें आधा मुंह खुले ए ओ, तो आप बोल के देखेंगे तो इसमें आधा मुंह खुलेगा दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, अर्ध समृत स्वर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अयोग वाह दोस्तों। अयोग वाह के बारे में देखते हैं दोस्तों, अयोग वाह क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, अयोग वाह क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अयोग वाह क्या होता है दोस्तों, देखिए इनको हम क्या करते हैं, हमने 11 स्वर देख लिए दोस्तों, 11 स्वर हमने सबको देख लिया दोस्तों। अब देखिए 11 आपने देखा होगा कि हमने औ तक देखे हैं, औ के बाद मिलता है अंक और आहा,
अंक और हा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे दोस्तों। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, अयोग वाह के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो दोस्तों। यहीं से आपके क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर। देखिए अयोग वाह होता क्या, अयोग वाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अयोग वाह की परिभाषा क्या होती है? योग ना होने पर भी जो साथ रहे दोस्तों। ठीक, अयोग वाह का मतलब क्या होता है? योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या बोलते हैं? अयोग वाह दोस्तों। देखिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा इसके बारे में कि ये स्वर नहीं है, क्या है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं आते दोस्तों, पश्चात आते हैं। मतलब ये व्यंजन की तरह स्वर के पूर्व नहीं आते दोस्तों, बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। और देखिए ये तो ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन दोस्तों, इसीलिए इन ध्वनियों को हम किसमें? अयोग वाह में गिनते दोस्तों। देखिए किसने कहा, स्टेटमेंट किसका है? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या कहा? ये स्वर नहीं है और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं आते, इसलिए व्यंजन भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, पश्चात है इसलिए व्यंजन भी नहीं है, तो ना स्वर है ना व्यंजन है दोस्तों। ठीक, तो ये कौन होते हैं? इसलिए इनको अयोग वाह की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? अंक और आहा। ठीक, अंक और आहा ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नपुंसक क्या होते हैं? ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं दोस्तों, उसी तरह से उनको हम क्या बोलते हैं? नपुंसक लोग है ना। तो नपुंसक को हम देखिए ना तो स्त्री होते हैं ना ही पुरुष होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नपुंसक बोलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से ये ना तो भैया स्वर हैं और ना ही क्या है? व्यंजन है दोस्तों, इसीलिए इनको हम नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, किशोरीदास, इनको किशोरीदास वाजपेयी ने क्या बोला? अयोग वाह वर्ण बोला। और वहीं पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी थे, बहुत ही बड़े हिंदी के जानकार थे, उन्होंने इसे नपुंसक वर्ण बोला। क्यों बोला आपको पता है ना? ये भैया जब ये ना तो स्वर में गिने जाएंगे ना व्यंजन में गिने, इसीलिए इनको नपुंसक वर्ण की परिभाषा दे दी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती। कितनी होती संख्या? 2 होती दोस्तों। इनकी संख्या कौन सी कितनी होती है? 2 होती दोस्तों। देखिए अंक और आहा, देखिए ये कभी कभार ये मिल जाएंगे, कभी कभार ये ना मिल के ये देते हैं, तो इनके रियल नेम भी याद रखें। अंक को क्या बोलते हैं? अनुसार बोलते हैं। आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं दोस्तों। और अंक को अनुसार और आहा को विसर्ग बोलते हैं दोस्तों। देखिए अब विसर्ग को हम क्या, देखिए आहा को हम इसका उच्चारण हा की अर्थ में, हा की तरह यूज करते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही है, इसका हम उच्चारण क्या करते हैं? हा के अर्थ में यूज करते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? अंक देखिए स्वर में कैसे नहीं है, व्यंजन में कैसे नहीं दोस्तों। देखिए आप समझिएगा, देखिए मंदिर लिखते हैं मंदिर, ठीक, तो मंदिर को हम इस तरह लिख रहे हैं, क्या होगा? एक स्वर की तरह यूज हो रहा है, अंक बिंदी लग रही। और यहाँ पे देखिए इस तरह मंदिर लिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या होगा? व्याकरण की तरह यूज हो रहा है, व्यंजन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम न स्वर में रखते हैं ना ही व्यंजन रखते हैं। इस तरह संदीप है, संदीप में क्या यहाँ पे स्वर की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे व्यंजन की तरह आधा न लग रहा है, तो व्यंजन की तरह यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो व्यंजन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम न स्वर रखते हैं ना व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अयोग वाह। इसे कंठ में देख ले दोस्तों ना, इस तरह से। और उससे अगर आहा की बात करते हैं, देखिए सह, तो यहाँ पे क्या है? स्वर की तरह यूज हो रहा है, और सह तो ये क्या होगा? व्यंजन की तरह यूज हो रहा है ना। उसी का दुख, तो ये क्या होगा? स्वर की तरह यूज हो रहा है, और दुख ये क्या? व्यंजन की तरह, इसीलिए इसको हम ना तो व्यंजन कहते हैं ना ही स्वर कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अक्षर। देखिए लोग वर्ण और अक्षर को एक ही समझते हैं, हाँ एक है ही, मगर कभी कभार पूछ लेगा आपसे अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप फंस जाओगे दोस्तों। तो आपको याद रखना अक्षर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार होते हैं। कौन से? बद्धा अक्षर और मुक्त अक्षर दोस्तों। समझिएगा, बद्धा अक्षर क्या होता है? जिनकी अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिनकी अंतिम ध्वनि का हो व्यंजन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बद्धा अक्षर। बा से बद्धा, बा से व्यंजन। देखिए इसे अर्थात, अब देखिए आपको पता है कि सब, जैसे ता है तो ता में क्या है? इसमें स्वर लगा होगा, मगर अगर हलंत लगा देंगे तो स्वर हट जाएगा। तो जिस किसी अक्षर के लास्ट में हलंत लगा हो वो बद्धा अक्षर होता है। जैसे अर्थात, श्रीमान, भगवत, तो ये क्या है? बद्धा अक्षर है। और मुक्त अक्षर क्या होता है? जिनमें लास्ट में हलंत ना लगा हो, तो उसमें क्या होगा कि जिनका अंतिम ध्वनि का हो स्वर हो दोस्तों। ठीक, जिनका अंतिम ध्वनि क्या हो स्वर हो, उन्हें हम मुक्ताक्षर कहेंगे। जैसे रखना, देखिए यहाँ पे क्या बड़ा है ना लास्ट में, दानी बड़ी ई, महात्मा बड़ा आ, तो यहाँ पे क्या है? इनकी एंडिंग किससे हो रही? स्वरों से हो रही है, इसलिए क्या बोल देंगे? इनको हम मुक्ताक्षर दोस्तों। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक, निरानुनासिक, ये क्या होते हैं? इनके बारे में देख लीजिए। देखिए पहला क्या है? निर्नुनासिक, ऐसे शब्दों, ऐसे स्वरों या शब्दों के उच्चारण में केवल हवा मुख से निकलता। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि निर्नुनासिक किसे कहते हैं? तो जिनमें केवल और केवल हवा किससे निकले? मुख से निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखते हैं अनुनासिक। देखिए जैसे क्या बोल दिया हमने, आज से लेकर के क्या औ तक हमने कह दिया, ये क्या है? निर्नुनासिक है दोस्तों। जैसे इधर हो गया, ये पूछ ले, ये क्या है? इसमें कोई बिंदी नहीं आ रही, इसलिए क्या है? निर्नुनासिक। इसमें केवल मुंह से हवा निकलेगी, उधर, अभी, कभी, ये सब क्या है? निर्नुनासिक दोस्तों। अब देखिए अनुनासिक का होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम आपको अच्छे से समझाना चाहते हैं। जैसे अनुनासिक का होता है दोस्तों, ऐसे स्वरों या शब्दों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगी, नाक और मुख दोनों से निकलेगी दोस्तों, उनको क्या बोलेंगे? अनुनासिक। जैसे ये वाले जो लगते हैं बिंदी ना, गांव, ये जो चंद्र बिंदी है दोस्तों, ये दांत, आंख, ये क्या होते हैं दोस्तों?
अनुनासिक होते हैं दोस्तों। क्यों लिए? क्योंकि इनको बोलने के लिए हमारे जो हवा होती है वो नाक और मुख दोनों से निकलेगी दोस्तों, ठीक, ये समझिएगा। और अब तीसरा है अनुस्वार दोस्तों। अनुस्वार और विसर्ग जिसके बारे में आप जानते होंगे। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? अयोग वाक्य की श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? ऐसे स्वरों या शब्दों के उच्चारण में हवा केवल और केवल कहां से निकलती? नाक से निकलती, उनको हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे अंक हो गया, अब से अंगूर, कंकड़, ये कैसे स्वर, कैसे शब्द है? तो अनुस्वार है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला है नासिक। क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है दोस्तों, उन्हें हम नासिक कहते हैं दोस्तों। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण केवल नाक से हो दोस्तों, उन्हें हम नासिक कहते हैं दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और ये 5वें अक्षर में आते हैं, 5वें वर्ग में आते हैं, इसीलिए इनको पंचमा अक्षर बोलते हैं। और इनकी संख्या कौन कौन सी है? जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये 5वें अक्षर होते हैं दोस्तों वर्ग के, इसीलिए इनको हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। और ये नासिक, क्योंकि ये इनका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इनको नासिक भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्वरों के स्थान देख ले, उच्चारण स्थान का होता है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे लास्ट में हम सबके बारे में देख लेंगे इकट्ठे, मगर हम स्वर का यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, कंठ स्वर पूछ लेंगे। कंठ के स्वर कौन कौन से हैं? कंठ से उच्चारण किस तरह से होता है? छोटा आ, बड़ा आ और आहा कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों ना। अब पूछ लेगा आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह याद रख लेंगे। अब देखिए, तालव्य से कौन से, तालुस कौन कौन से बोला जाता है? तो छोटी ई, बड़ी ई। और मूर्धन्य से कौन से बोला जाता है? तो ऋषि, ऋषि एक मात्र जो मूर्धन्य से बोला जाता है। अब अगला है ओष्ठ से कौन बोला जाता है? तो ओ, ऊ और ऊ ये क्या होते हैं? होंठ से बोला जाता है दोस्तों। और कंठ तालव्य ए आए, देखिए हमने बताया था ना, क्योंकि आ और ई से मिलकर बनता, आ और ई से ए मिलता है। देखिए आ क्या है? कंठ से बोला रहा है, ये देखिए आ कंठ से और ई ताल से, तो इसीलिए कंठ तालव्य इसको बोलते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या होते हैं? जो कंठ और होष्ठ से बोला थे, जैसे ओ और हमने बताया था आगे, वो जान लेना। नासिक कौन सा है दोस्तों? अंक, ठीक। तो नासिक क्या है? अंक। चलिए, अब देखिए कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। इनके बोलने में थोड़ा अल्प, हमारा अल्प ध्वनि निकलती है दोस्तों, इसलिए इनको हम अल्प प्राण कहते हैं। किससे बोला? कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ग के होते दोस्तों। तो हमने स्वर पूरा देख लिया दोस्तों, स्वर देख लिया, स्वर के बारे में पूरा डिफाइन कर लिया हमने, और अक्षर देख लिए और ध्वनिया देख ली दोस्तों, पूरी चीज देख ली। अब बारी आती है व्यंजन की दोस्तों, ठीक है। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों विस्तृत रूप से दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन के बारे में। देखिए दोस्तों, व्यंजन के बारे में देखते हैं। देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्णों को क्या बोलते हैं? व्यंजन कहा था। स्वर की सहायता, अब देखिए स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को क्या बोलते थे? हम स्वर बोलते थे, मगर व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे दोस्तों। इनको बोलने के लिए हमें स्वतंत्र की मतलब कि स्वर की आवश्यकता होगी दोस्तों, ठीक। तो याद रखेंगे, स्वर जो व्यंजन है वो स्वर की मतलब स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते दोस्तों, ठीक। यही आपको नोट करना है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रख लेंगे, ठीक दोस्तों। अब देखिए कैसे आप कह रहे हैं। देखिए का हम बोलते हैं का, देखिए का में क्या होता है? आ छुपा होता है का, तो देखिए हम का बोल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं स्वर छुपा है दोस्तों। खा बोल दिया, खा, आ की मात्रा आ रही है ना दोस्तों, इसी पर सब में छोटा आ लगा है, इसीलिए स्वर सब व्यंजनों में स्वर लगा होता है दोस्तों। जैसे गा, क्या बोल दे तो गा में क्या है? जा प्लस इया प्लस आ, तो स्वर आपको मिलेगा ही मिलेगा सभी व्यंजन में, इसीलिए कहते हैं कि बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं बोल सकते दोस्तों। एक चीज और याद रखेंगे कि व्यंजन हम हटा सकते हैं दोस्तों। यदि हम व्यंजन का आधा उच्चारण करते हैं तो व्यंजन के नीचे हम क्या करेंगे दोस्तों? हलंत लगा देंगे। जैसे मान लिया हमें का को आधा करना है तो क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। हल क्या होता है? यही इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए हलंत को ही हल चिन्ह बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों यूपी पुलिस में कि हम किसी व्यंजन को आधा करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो हलंत या हल का दोस्तों, ठीक। क्या जैसे ये है, इसको हमने आधा कर दिया, मतलब इसको स्वर रहित कर दिया। ये हलंत करने मतलब क्या? स्वर हटा दे दोस्तों, तो ये क्या होगा? का होगा। इसको क्या बोलते हैं? इस जो चिन्ह होता है इसको हम हल या हलंत बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है। कितनी है? 33 है। किसके आधार पे? उच्चारण के स्थान पे। कौन कौन से देखते हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 दोस्तों। तो कितने हो गए? 4, 25, 4, 29, 4, 33। तो उच्चारण के स्थान पर कितने हैं? 33 है दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछा गया लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 39 बता देना, ठीक। 39 हो गए, ठीक। और 11 क्या हो गए? स्वर हो गए, और 2 क्या हो गए? आपको अयोग हुआ, तो टोटल 52 हो गया ना। हमने बोला था ना शुरुआत में कि वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो 39 हो गए आपके लेखन के आधार पे दोस्तों, और 11 क्या हो गया? आपके स्वर हो गए, और 2 क्या हो गए? अयोग हुआ। तो टोटल 52 हो गए दोस्तों ना। समझिए कौन कौन से 39 होंगे। देखिए ये तो हमने देखा स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, बिल्कुल सही। अंतस व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। उसके अलावा देखिए द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण वो भी क्या होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वो भी 4 होते हैं दोस्तों। इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे द्विगुण क्या होते हैं? आढ़ा और आढ़ा, जिसके नीचे बिंदी लग जाती है दोस्तों, द्विगुण होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छत्रंग, छत्रंग
ज्ञा और स्र दोस्तों। तो ये सब मिला करके टोटल 52 व्यंजनों का निर्माण करेंगे। देखिए 39 हो गए और हमने 2 बोला है अयोगवाह और 11 स्वर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी टोटल है तो 52। अब देखिए हम वर्ण का पहला भेद देखते हैं दोस्तों, कौन सा, स्पर्श व्यंजन। क्या स्पर्श व्यंजन देखते दोस्तों। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है 25 दोस्तों। तो देखते हैं क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी विशेष स्थान से, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी स्थान विशेष से, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये किसी एक भाग को स्पर्श करके निकलेगी हवा, इसीलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में और देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटा जाता है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्ग में बांटना का मतलब क्या है, 5 वर्ग, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग दोस्तों, इस वर्ग में बांट देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। देखिए समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि स्पर्श व्यंजन को और क्या बोलते हैं, तो वर्गीय व्यंजन भी हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए, स्पर्श व्यंजन का उदय जीभ के टकराने के बाद होता है, इसलिए इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं। ये देखिए आपके लिए नया नाम होगा दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा होगा कभी तो आपके लिए नया होगा कि देखो स्पर्श व्यंजन को हम और क्या कह सकते हैं, स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं पहली चीज। दूसरा वर्गीय व्यंजन कहेंगे, वर्गीय क्यों, क्योंकि वो 5 वर्गों में विभाजित होता है दोस्तों। और उदित व्यंजन भी कहते हैं, उदित क्यों, क्योंकि उदय होते दोस्तों, ये टकराने के बाद क्या होते हैं, इनका उदय होता है, इसलिए इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 25 होती है, ठीक। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। देखिए 25 होगी और 5 वर्ग होंगे और हर एक 5 वर्ग में 5 अक्षर होंगे, यानी कि 25, तो टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे, 25 वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से देखेंगे दोस्तों, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं दोस्तों की, ठीक है। तो समझिएगा, ये आपके सामने का डायग्राम है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम याद करा देंगे, आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा दोस्तों। किस प्रकार से, देखिए हम 5 वर्ग की बात कर रहे थे, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, तो 5 वर्ग में पाया जाता है। कौन से वर्ग है दोस्तों वो बात करते हैं। देखिए का वर्ग हो गया, अब का वर्ग में कितने 5 अक्षर है, 1 2 3 4 और 5, ये का वर्ग में होगा, इसीलिए इसको हम का वर्ग के बोलते हैं। आप पूछ लेगा का वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं, तो ये 4 इसमें देगा, 3 इसमें देगा, एक और कोई देगा, तो वही नहीं होगा दोस्तों ना। अब दूसरा वर्ग कौन सा, चा वर्ग। चा वर्ग में कौन, चा छा जा झा इया, ये चा वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब टा वर्ग में कौन से आएंगे, टाठा राढ़ा आड़ा दोस्तों, टाठा राढ़ा आड़ा, ये टा वर्ग में आ जाएंगे, तीसरा वर्ग हो गया दोस्तों। और चौथा वर्ग क्या है, ता वर्ग, ता था दाधा ना दोस्तों, ये क्या हो गया आपके ता वर्ग में आ गए दोस्तों। उसी प्रकार से 5वां वर्ग कौन सा है, पा वर्ग दोस्तों, तो पाफा बाबा माँ, ये क्या हो गया 5वां वर्ग होगा दोस्तों। आप समझिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब देखिए पूछ लेगा कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो का वर्ग किससे बोला था, कंठ से। अब दे देगा कि का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर खा का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर गा का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको देख लेना क्या कंठ से बोला था। तो इनमें से ये जो है आपके, इनमें से कोई भी अक्षर पूछ ले कौन सा उच्चारण स्थान होगा, तो आप ये सामने वाला देखेंगे का वर्ग से। तो का वर्ग वाले किससे बोलते हैं, कंठ से दोस्तों, ठीक। अब देखिए चा वर्ग वाले क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। टा वर्ग वाले मूर्धा से बुलाते हैं, और ता वर्ग वाले दंत से बुलाते हैं, और पा वर्ग वाले होष्ठ से बुलाते हैं दोस्तों। इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। किस तरह से याद कर सकते हैं, तो इस तरह से याद कर लें, कत मुदौ करके ना, इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर और कोई भी आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, कद मुदौ। अब देखिए का से क्या होगा, पहले वर्ग वाला का से शुरू होता, तो का वाला क्या हो जाएगा, का से कंठ हो जाएगा, और फिर चा आएगा, चा किससे होता, ता से तालब हो जाएगा, और मुंह से क्या हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा, और दा से क्या होगा, दंत हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ। कत मुदौ दोस्तों, इस तरह से याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका उच्चारण स्थान पता चल जाएगा, कौन से उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ठीक। अब देखिए समझिए, अब इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि अब देखिए अघोष सघोष क्या होता है दोस्तों। देखिए पहली 2 लाइनें क्या होती है दोस्तों, अघोष, पहली 2 लाइनें क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये अघोष हो जाएंगे। देखिए हमने बताया ना, ये क्या है दोस्तों, ये पूरे दोनों लाइनें अघोष हैं। का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, ये क्या है, अघोष दोस्तों। अब सघोष कौन से होंगे दोस्तों, तो 3 लाइनें लास्ट वाली क्या हो जाएंगी, ये आपके सघोष हो जाएंगी दोस्तों, ठीक। क्या हो जाएंगी, सघोष होंगी। देखिए सघोष कौन कौन से, 3 लाइनें दोस्तों, लास्ट की एक तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग, ये क्या होंगे, सघोष हो जाएंगे। जैसे गा घा अंगा चा झा इया डा ढा अणा दा धा ना और बा भा मा दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। अब इनके अलावा क्या होता है कि अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। देखिए दोस्तों अल्प प्राण क्या होते हैं, ये वाले अल्प प्राण हो जाएंगे। देखिए जो नीले वाले हैं ये क्या है, अल्प प्राण है दोस्तों।
और जो हरे से हैं वो महाप्राण है। ये वाले क्या हैं, देखिए ये नीले वाले अल्पप्राण हो गए दोस्तों। अब महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण कौन से हो जाएंगे, ये वाले महाप्राण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह बनेगा दोस्तों, वो भी हम समझाएंगे आपको। अब इसको याद कैसे रखना दोस्तों, याद करना बहुत ही कठिन है दोस्तों, मगर बिल्कुल भी कठिन नहीं, हम समझाते हैं किस तरह याद रखना। देखिए आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि देखिए कोई भी चीज हम शुरू करते हैं क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर शुरू करेंगे हम आ से शुरू करेंगे दोस्तों, तो आ से क्या होगा, अघोष। अब देखिए पहले हमने आ से शुरू किया तो आ से अघोष आया, तो हमने पहले वाले 2 लाइनें क्या कर दी, अघोष कर दी, ठीक। पहले वाले 2 लाइनें अघोष कर दी। अब आ से अघोष हो गया दोस्तों, आ से शुरुआत हुआ टेबल का, हमने आ से वर्णमाला शुरू हुआ तो हमने टेबल भी आ शुरू कर दी, तो 2 लाइनें का अघोष हो गए दोस्तों। अब बाकी जो बच्ची वो सघोष हो जाएंगे, तो 3 पीछे क्या होगी, सघोष होगी। इस तरह हमने इसको समझ लिया दोस्तों, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए अब अल्पप्राण महाप्राण कैसे, अब देखिए कोई भी चीज हम शुरू करते हैं आ से शुरू होता तो हमें पता है क्या, एक अल्पप्राण होगा, फिर दूसरा महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको समझ लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन कैसे पूछाएंगे दोस्तों, यहां से ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन से हैं। अब देखिए यहां से मान लिया ये 3 ये दे दिए और एक अलग से दे दिया, तो आप देखेंगे सघोष कौन से होते हैं, केवल और केवल ये वाला लाइन वाले ना। तो ये सघोष आप इस तरह से पहचान लेंगे कि भैया का खा चा ये सघोष हैं, बाकी घा सघोष नहीं, घा क्या सॉरी अघोष नहीं है। और देखिए ये क्या है, ये अघोष दोस्तों, और ये कहा जाएगा सघोष हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको पहचान लेना दोस्तों। और देखिए कभी कभार ज्यादा दिमाग लगा लेते दोस्तों, ये पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण कौन सा है, तो अघोष अल्पप्राण कौन सा होगा दोस्तों, ये दोनों लाइनें क्या अघोष है। अब इनमें भी हमें छांट देगा कि अघोष अल्पप्राण, तो ये वाले अल्पप्राण है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, अघोष अल्पप्राण हो जाएंगे दोस्तों। ये वाले क्या होंगे लाइन अघोष अल्पप्राण, कौन से, का चा टा ता और पा। और महाप्राण कौन सा होगा, अब पूरे अघोष महाप्राण कौन सा होगा, तो अघोष ये है, देखिए ये पूरा अघोष है यहां तक, और महाप्राण की बात करते हैं केवल ये वाली लाइन, तो ये वाले क्या हो जाएंगे अघोष महाप्राण। पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है, आपको दे दिया कि गा घा छा और छा, तो आप देखेंगे छा क्या है, ये अघोष महाप्राण दोस्तों, यही हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। आप पूछ ले सघोष अल्पप्राण कौन से हैं दोस्तों, तो सघोष अल्पप्राण कौन से, ये वाला सघोष होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सघोष ना। तो आप देखिए इसमें अल्पप्राण कौन सा, ये भी हो जाएगा अल्पप्राण सघोष अल्पप्राण, और ये भी सघोष अल्पप्राण हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब उसी तरह से पूछेंगे सघोष महाप्राण कौन सा है दोस्तों, ये भी ये क्या हो जाएगा आपका पूरा सघोष महाप्राण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। आपको जरा सा भी विचलित नहीं होना दोस्तों, एक तरीके से इनको ध्यान से देखना दोस्तों, तब जाकर के आपको किसी चीज का आंसर देना है दोस्तों। और देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको नासिक के बोलते हैं या फिर पंचमा अक्षर बोलते हैं। इस वाली लाइन को हम नासिक के बोलते हैं क्योंकि नाक से बोला जाता है दोस्तों, और इन्हीं को हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक ही चीजें आपसे कुछ भी पूछ ले दोस्तों कि अघोष कौन से होते हैं, तो अघोष कौन से होते हैं, पहला और तीसरा है ना, पहला तीसरा पांचवा, यानी कि विषम वर्ग वाले क्या होंगे, अघोष होंगे, ठीक है। सॉरी अल्पप्राण होंगे, सॉरी देखिए हमने गलत बोल दिया। अल्पप्राण जैसे क्वेश्चन आता है, अल्पप्राण कौन कौन से होंगे, कौन से वर्ग होंगे, तो पहला तीसरा और पांचवा क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। महाप्राण कौन से, दूसरा और चौथा। देखिए सम वाले क्या होंगे, महाप्राण होंगे दोस्तों, सॉरी हाँ महाप्राण होंगे सम वाले, ठीक है। और असम वाले क्या होंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके अल्पप्राण होंगे, ठीक। तो इस तरह समझ लेना दोस्तों, इसको आप लोग दिमाग में बिठा लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए हमने जो बताया वही चीज इसमें बताया गया दोस्तों कि सारणी के अंतिम लाइन को पंचमा अक्षर भी कहा था दोस्तों, क्योंकि ये वर्ग का पांचवा अक्षर होता है जिन्हें हम उच्चारण स्थान से क्या नासिक से उच्चारण स्थान करते हैं, इसलिए इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा नासिक व्यंजन कौन से हैं, तो आपने बताया क्या कि ये वाले नासिक, क्योंकि इनका नाक से उच्चारण होता है, तो अंगा इया अड़ा ना और मा, ये नासिक होते हैं दोस्तों, और इन्हें पंचमा अक्षर भी कहते हैं, हमने पहले बता दिया दोस्तों। और एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना दोस्तों कि चा वर्ग वाले जो होते हैं चा थे जा है ना, इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी। इनको चाछा जाझा, ये यहां तक क्या होता है, ये इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। चाछा जाझा क्या है, स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं, और तालव्य व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। देखिए पहला पार्ट हमने पढ़ लिया क्या, वर्गीय, उदित या फिर कौन सा आपको, ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन। तो अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए इन व्यंजनों को अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा था। देखिए इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, भीतर से, अंदर से, ठीक है। अंतस्थ मतलब होता क्या है, भीतर रहने वाला, जो भीतर से उच्चारण हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। देखिए ये अंदर ही अंदर बोले जाते हैं दोस्तों, बिना जीव की क्रिया के ही इनका उच्चारण होता है। जैसे हम अगर अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, इनमें जीव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती, और चारों क्या होते हैं दोस्तों, सघोष अल्पप्राण होते हैं। देखिए ये चीजें याद रखेंगे, सघोष अल्पप्राण में दोस्तों ये चारों व्यंजन आए हैं, कौन से, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, यारा लावा, ठीक, यारा लावा, और ये सभी कहां दोस्तों, आपको पता है सघोष अल्पप्राण होते हैं दोस्तों, सघोष अल्पप्राण, ये भी याद रख लेंगे। यारा लावा क्या होते हैं दोस्तों, आपके पता है क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन। देखिए अब क्वेश्चन आता है या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु।
या किससे बोला जाता है? तालु से दोस्तों। और रा किससे बोला जाता है दोस्तों? मूर्धा से। ला किससे बोलते हैं? दंत से। और वा किससे बोलते हैं दोस्तों? दंतोष्ठ। तो वह एकमात्र व्यंजन है जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है दोस्तों। तो ये चीज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठ दोस्तों, ठीक, दांत और ओष्ठ से। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो होते हैं कुछ अच्छे होते हैं दोस्तों, उनको हम बता दें एक बार। देखिए यहाँ पे या और वा क्या होता है दोस्तों? ये अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? या वा को हम अर्धस्वर बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और वा को अर्धस्वर बोलते हैं दोस्तों। और रा को क्या बोलते हैं दोस्तों? रा को हम क्या बोलते हैं? लुंठित। क्या बोलते हैं दोस्तों? लुंठित बोलते हैं दोस्तों, ठीक। और ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्धस्वर व्यंजन, देखिए ये अर्धस्वर क्या बोलते हैं? या और वह, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है दोस्तों, ठीक। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर की श्रेणी में रख देते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? या और वह दोस्तों, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे। अर्धस्वर कौन कौन से दोस्तों? या और वह दोस्तों। अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और वह। हमने इनको यण संधि में देखा था दोस्तों, है ना। इनके अगर आगे कोई आधा व्यंजन आता था दोस्तों तो ये यण संधि का निर्माण करते थे दोस्तों। चलिए अर्धस्वर होगा। देखिए और इन्हें हम क्या बोलते हैं? संघर्षहीन। देखिए अर्धस्वर को ही या और वा क्या होता है दोस्तों? ये संघर्षहीन व्यंजन होता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं? तो या और वा दो व्यंजन ऐसे जिनको हम संघर्षहीन व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। किस लिए? देखिए ये आपको पता है ये अर्धस्वर क्यों होता है? देखिए या जैसे या से बना है, से गया है तो गई है ना, गई। तो देखिए इसको हम देखिए इन्हें अर्धस्वर क्या होते हैं? क्योंकि ये अर्ध स्वर होते हैं, क्योंकि ये स्वर में भी होते हैं और व्यंजन में भी यूज होते हैं। देखिए अब गई है तो देखिए या में क्या है? आपने ई की मात्रा भी लगा दी। अब यही को हम क्या स्वर की तरह लिख सकते हैं दोस्तों? गई, इस तरह से लिख सकते हैं। जिस प्रकार से कौवा, तो वाह देखिए वाह यहाँ स्वर की तरह यूज हो रहा है, सॉरी व्यंजन की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे उसी का हमने रिप्लेस किससे? स्वर की तरह कर दिया, आ लगा दे दोस्तों। तो ये भी सेंटेंस बन गया, ये भी, है ना। देखिए इसका रिप्लेस हो रहा है दोस्तों, या का रिप्लेस हमने देखिए यहाँ पे व्यंजन की तरह यूज हो रहा है और इसका रिप्लेस करके हमने स्वर की तरह यूज कर दिया। गई ये भी है, गई ये भी है, सेंटेंस बराबर है। उधर कौवा, वाह का भी रिप्लेस कर दिया। देखो ये कौवा लिखा है दोस्तों और इसी का रिप्लेस हमने स्वर में कर दिया, तो ये यहाँ पर स्वर की तरह यूज हो रहा है दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। देखिए रा को हम क्या बोलते हैं? लुंठित या प्रकंपित, दोनों चीजें याद रखेंगे। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगे दोस्तों। देखिए इसके उच्चारण स्थान में जीभ क्या होता है? लुंठित होती है। लुंठित मतलब लुढ़कती हुई आती है दोस्तों, रा बोलिए रा, है ना। और प्रकंपित होती, कांपने लगती है दोस्तों जीभ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होते हैं। किसको? रा को। तो ये याद कर लेंगे दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। देखिए पार्श्विक क्या होता है? इनके उच्चारण स्थान में जीभ तालु को स्पर्श करे परंतु पार्श्व बगल से हवा निकल जाए। देखिए जीभ तालु को स्पर्श करेगी मगर क्या होगी? हवा जो होगी वो बगल से निकल जाएगी। ला बोलेंगे तो ला क्या होगी दोस्तों? जीभ तालु को स्पर्श करता मगर हवा बगल से निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो इसीलिए ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो याद रख लेंगे दोस्तों, ला क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन हमारा होता है दोस्तों, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। देखते उष्म या संघर्षी व्यंजन दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उष्म या संघर्षी व्यंजन, देखिए इनको उष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से मुख से उष्मा निकलती है। देखिए जब ये उच्चारित होते हैं दोस्तों, जो आपके वो वर्ण होते हैं, जब इनको हम बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं रगड़ते हैं दोस्तों। और जब कोई चीज़ रगड़ होती है, घर्षण होती है दोस्तों, तो मुख से उष्मा निकलती है, ठीक। इसीलिए उनको उष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये रगड़ के आते हैं दोस्तों, बहुत ही रगड़ के निकलते हैं। इसलिए इससे क्या होती है? शरीर में उष्मा पैदा होती है दोस्तों, नहीं, ठीक। तो और ये क्या होते हैं? संघर्ष करके निकलते हैं, ठीक। रगड़ेंगे तो संघर्ष करेंगे दोस्तों, संघर्ष करके रगड़ेंगे, तो इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। कौन कौन से? सा, शा, शा, हा। देखिए कौन कौन से दोस्तों? आपने तीनों सा देखेंगे, सा, सा, और इसको खा बोलते हैं, इसको भी सा की तरह उच्चारण करते हैं, और हा। ये क्या होता है दोस्तों? संघर्षी व्यंजन होते हैं दोस्तों। इसको याद कैसे करेंगे? संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन। देखिए हम जब करते हैं सा, 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 हा, ठीक है, उष्म में क्या है? देखिए खड़कोड़ा वाला आ गया, तो इससे याद कर लेंगे उष्म क्या होते हैं? सा, सा, हा, ठीक। और यहाँ पे क्या? यहाँ भी खड़कोड़ा वाला है और श्रोता वाला है, इसलिए संघर्षी में भी याद रखेंगे, जिसमें सा, सा आते हैं, ये क्या होता है? संघर्षी होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सा, 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 हा, देखिए जो तीनों सा होते हैं दोस्तों, वो अघोष महाप्राण होते हैं दोस्तों। जब पूछ लेंगे कि सा, शा, खा, ये क्या होता है दोस्तों? तो ये अघोष महाप्राण होते हैं। और हा क्या होता है दोस्तों? ये सघोष महाप्राण होता है दोस्तों, ठीक। देखिए ये अघोष महाप्राण होते हैं, सा, 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 और ये हा क्या होता है? सघोष महाप्राण दोस्तों, ठीक। अब देखेंगे कि उच्चारण स्थान देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे कभी बार। तो देखिए सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सर्वोत्ता वाले सा का दंत होता है दोस्तों। संदीप में हमारा जो नाम है उसमें सा कैसा है? तो दंत है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सीटी वाले सा को हम तालु बोलते हैं, ठीक। तालु से उच्चारण स्थान होता है उसको सा, इसमें तालु का इस्तेमाल करता है। मूर्धा वाला जो खा होता है दोस्तों, इसको हम मूर्धा से
बोलते दोस्तों। ये उच्चारण स्थान बहुत उपयोगी हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं दोस्तों। और हा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ से होता है दोस्तों, कंठ से बोलाते हैं। अब देखिए एक चीज और, ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया दोस्तों कि हा को हम स्वरयंत्र काकल व्यंजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आया था काकल व्यंजन किसको बोलते हैं, तो हा को हम क्या बोलते हैं, काकल व्यंजन बोलते हैं, और स्वरयंत्र व्यंजन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए एक चीज आपके उसमें होता कि शुद्ध वर्तनी लिखने में, ठीक, शुद्ध वर्तनी लिखने में जब तीनों सा मिल जाते हैं हमारा दिमाग चकरा जाता है, हमारी बुद्धि का होती भ्रष्ट हो जाती है दोस्तों, हम इनको सही से उच्चारित नहीं कर पाते, कहाँ पे कौन सा व्यंजन लिखना है। जैसे सा तीनों व्यंजन मिल जाते हैं तो हम कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे ये समझ नहीं पाते। देखिए इन तीनों के प्रयोग में बहुत भ्रम होता है, तो इसे समझते हैं जो कि शुद्ध वर्तनी के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। देखिए जब किसी शब्द में तीनों सा, भले सीटी वाला, सरौता वाला, खटकोड़ा वाला सा आते हैं तो इनका प्रयोग हम इसी क्रम में लिखते हैं। देखिए पहले कोई भी सा होंगे, 3 सा लग रहे होंगे तो पहले सीटी वाला लिखेंगे, उसके बाद सरौता वाला, फिर उसके बाद हम खटकोड़ा वाला लिखेंगे। जैसे शासन में देखिए 2 सा है, सीटी वाला, सरौता वाला, पहले हम सीटी वाला लिखेंगे ना, इसी क्रम से हम लिखेंगे दोस्तों, पहले सीटी वाला और सरौता वाला। उसके बाद शासन में आप लोग देख रहे हैं पहले सीटी वाला है, प्रशंसा में देख रहे हैं पहले सीटी वाला है फिर सरौता वाला है। अब नरसंग में 2 है, ये देख लिए। शोषण में देखिए, अब शोषण में क्या है, सीटी वाला है, सरौता वाला है, सॉरी देखिए ये ऐसे होता क्रम, ठीक, सा ठीक दोस्तों, ऐसे क्रम होता। अब देखिए इसमें सरौता वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 बचे तो इसमें कौन सा पहले होगा, ये वाला होगा। देखिए इसी तरह से इसमें क्या है, शोषक में क्या है, यही वाला सा पहले आएगा, फिर खड़गोड़ा वाला उसके बाद आएगा। शीर्षक में भी इसी तरह, शेष में भी इसी तरह, विशेष में भी इसी तरह प्रयोग होगा। तीनों एक क्रम से होंगे दोस्तों, एक क्रम से। ऐसा नहीं कि आप शासन को शासन कर दें, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्रम नहीं है दोस्तों। हाँ एक चीज और जान लीजिए, इसका अपवाद होते हैं कि अपवाद क्या होते हैं, कभी कभी उपसर्ग लगने से इनका क्रम बदल जाता है। उपसर्ग वाले सेंटेंस में ये आपके लिए अपवाद पैदा करें। जैसे सुशीला, ठीक है, शीला तो एक सेंटेंस है, अब उसमें सु क्या है, ये उपसर्ग, सु मतलब क्या था, सुंदर, सुशील। अब देखिए इसमें सरौता वाला पहले आएगा, तो ये चीजें आपको समझ में रखना है। सुशासन में जिसमें उपसर्ग में लगा हो दोस्तों, वो सेंटेंस को छोड़कर बाकी सेंटेंस आपके इसी तरह इसी क्रम में लगेंगे, सा और सा में, ठीक दोस्तों। देखिए सुशांत में क्या है, सु क्या है, उपसर्ग है दोस्तों, तो इसलिए आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी जो अपवाद स्वरूप होते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अब देखिए सा के प्रयोग में अंतर। ठीक, अगर आपने सा की जगह सा कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने अंश की जगह अंश लिख दिया, देखिए इस वाले अंश का मतलब, सीटी वाले अंश का मतलब क्या होता है, भाग दोस्तों, और सरौता वाले का होता है कंधा। देखिए बहुत ज्यादा अंतर हो गया। अब सकल और शकल दोस्तों, शकल और शकल में क्या होता है, देखिए सीटी वाले सा का मतलब खंड सकल को बोलते हैं, और सरौता वाले सा को हम क्या बोलते हैं, सारा, मतलब पूरे की बात करते हैं। अब देखिए सर और सर, ये आपके बहुत बार पूछेगा दोस्तों, ये समश्रुत भिन्नार्थ शब्द होते हैं दोस्तों। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आगे भी हम समझा देंगे कभी, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ पे सा का मतलब क्या होता है, बाण। देखिए सा वाले सीटी वाले मतलब बाण होता है, और सर मतलब क्या होता है, तालाब, ठीक है, तालाब होता है। अब देखिए इसी प्रकार शंकर और शंकर, देखिए सीटी वाले सा का मतलब होता है महादेव, भोले जी, और सरौता वाले सा का मतलब होता है मिश्रित, या फिर जिसको हम मिश्रण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है दोस्तों। अब देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, देखिए संयुक्त हमने स्वर पढ़ा था कौन से, ए आई ओ, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। देखिए जहां कहीं भी 2 व्यंजन मिल जाएंगे दोस्तों, उनके योग से जो बनेगा वही क्या होता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें आप मोस्ट IMP लगा ले दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए ये किससे बनते हैं उन्हें भी याद रखना। पहले पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन से, छ, त्रंग या श्रा, किससे मिलकर बनते, देखिए छा किससे मिलकर बनता, तो का, देखिए छा किससे मिलकर बनता, का, और का के नीचे हलंत होगा दोस्तों, फिर सा होगा दोस्तों। ठीक, ये होगा छा मिलकर बना। अब त्रा किससे मिलकर, त्रा, ता और रा, देखिए याद रख लीजिए, मगर पहले वाले हमेशा क्या होगा, आधा होगा दोस्तों, उसके नीचे हलन लगाएंगे, ता और रा से त्रा मिल गया। और ज्ञा किससे मिलकर बना, तो जा प्लस इया से, किससे मिलकर बना दोस्तों, ज्ञा किससे मिलकर बना, जा के नीचे हलंत होगा प्लस इया से दोस्तों, ज्ञा मिल गया। और श्रा किससे मिलकर बना, तो श्रा किससे मिलकर बना, सा के नीचे हलंत और रा से, तो श्रा बन गया दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ये चीज याद रखना किससे मिलकर बनते दोस्तों। ठीक है, कभी कभार आपको देखेंगे कि ज्ञा मतलब छत्रंग किससे मिलकर बना, छत्री किससे मिलकर, का प्लस खा, ठीक, का और प्लस खा, ठीक, और का और प्लस खा, तो दोस्तों किस पे देखना, तो हमारा पहला वाला आधा होगा दोस्तों, तो ये वाला सही होगा दोस्तों। ठीक, इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना जरा सा भी दोस्तों। अब देखते हैं द्विगुण व्यंजन, कितने द्विगुण व्यंजन। देखिए दोस्तों द्विगुण व्यंजन क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको पढ़ना। देखिए इनके उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त बोलते हैं। उत्क्षिप्त मतलब कहता है फेंका हुआ। ठीक, इनके उच्चारण में क्या होता है कि जीभ ऊपर जाती है, बहुत झटके में जाती है दोस्तों, और फिर क्या होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आपको पता होना चाहिए द्विगुण व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। कौन से, देखिए डा
और ढा ऐसे आपने पढ़े होंगे दोस्तों। तो अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है दोस्तों, ये नीचे अगर बिंदी हम लगा देंगे तो इनका उच्चारण स्थान बिल्कुल बदल जाएगा दोस्तों, और ये द्विगुण हो जाएंगे दोस्तों। देखिए ऐसे क्या है, ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, मगर इनके नीचे अगर बिंदी लग गई, देखिए डा और ढा के नीचे, फिर इनको हम आ लगा के पढ़ेंगे, अड़ा अढ़ा और अढ़ा, है ना, अढ़ा और अढ़ा पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें हो जाती हैं द्विगुण व्यंजन। देखिए इनका, ठीक। और देखिए ये चीजें क्या होती है दोस्तों, समझिए, यह स्पर्श व्यंजन टा वर्ग के, आपने कहा टा वर्ग के डा और ढा व्यंजन के नीचे अगर बिंदु को क्या बोलते हैं, जो नीचे बिंदु लगती है इनके, इसको हम ताड़न जात बिंदु बोलते हैं दोस्तों, ठीक। इनको हम ताड़न जात बिंदु बोलते हैं। तो इनका प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उत्क्षिप्त या नौ विकसित व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, नौ विकसित व्यंजन, या ऊपर फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज, इनको हम स्वर रहित नहीं कर सकते, इनको आधा नहीं कर सकते, इन व्यंजनों को हम आधा नहीं कर सकते दोस्तों। आप चाहो तो इसे आधा कर दो तो नहीं होंगे दोस्तों, ये अगर बिंदी लग गई, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी दो चिन्ह एक जगह नहीं लग सकते दोस्तों, ठीक है। दो चिन्ह एक जगह नहीं लगती। अब यहाँ पे पहले से चिन्ह लगा तो हम यह हलंत नहीं लगा सकते दोस्तों, ठीक है। और एक चीज कि इनसे कोई भी नया व्यंजन शुरू नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि इनसे कोई नया व्यंजन शुरू हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस आप बता दें जो इस तरह से शुरू हुआ हो, ठीक है, इस तरह से कोई, देखिए डा से शुरू जाएगा, नहीं कह दो आप डाक सर जी डा से शुरू होता, डा से नहीं भी था, जिसके नीचे बिंदी हो उससे शुरू करिए, नहीं शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। और समझिएगा, इनसे कोई नया व्यंजन शुरू नहीं होगा और इन्हें आधा नहीं कर सकते, इनकी खासियत क्या है, ये दोनों खासियत इनकी। और तीसरी चीज क्या है कि हिंदी में प्रयोग होने वाले ये तुर्की भाषा होती है, इनको हम कौन सी भाषा बोलते हैं, तुर्की भाषा शब्द है, कौन से, अडा और अढ़ा दोस्तों, ये तुर्की भाषा शब्द है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, तुर्की भाषा शब्द है। देखिए इनका यूज कहाँ पे होता है, जैसे सड़क में लिखते हैं ना, सड़क में तो ये अड़क है ना, तो ये क्या है, सड़क में ये क्या है, द्विगुण व्यंजन है। पढ़ना तो ये द्विगुण व्यंजन है, गाड़ी ये द्विगुण व्यंजन है, गढ़ ये द्विगुण व्यंजन है, आजमगढ़, ठीक है। तो ये क्या है, द्विगुण व्यंजन। देखिए अब देखिए इनको हम जब लिखते हैं इंग्लिश में, देखिए आजम AJAM आजम, और GAR लिखते हैं, इनको गर को इसको जो है आर से व्यक्त करते हैं ना दोस्तों, एन से नहीं करते हैं, ठीक, डी से नहीं करेंगे, डा ढा ना, तो वो चीजें आप रखेंगे, इनको आर से करते गर, है ना। तो ये चीजें, चलिए अगला है आगत या ग्रहित व्यंजन, आगत या ग्रहित व्यंजन। देखिए 7वां नंबर क्या है, आगत या ग्रहित व्यंजन किसको कहते हैं दोस्तों। देखिए ये अरबी फारसी भाषा के होते हैं दोस्तों, इनको हम अरबी फारसी भाषा देखते हैं, और इनका निर्माण नुक्ता चिन्ह लगने से होता है। नुक्ता चिन्ह क्या होता है दोस्तों, जो वर्ण के पहले लगता है। देखिए ये वाला क्या चिन्ह होता है, इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे का, गा, जा, फा और का खा गा जा फा, ये 5 होते हैं, जिसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जब इनके नीचे बिंदी लग जाएगी दोस्तों तो ये संघर्षी व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष से निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए इस जो ये आगे बिंदु लगी आपको दिख रही है, ये का के आगे जो बिंदु लगी है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, आगत बिंदु होती है, ठीक। इसको सॉरी बिंदु का नाम क्या होता है, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं इसको, ठीक दोस्तों। चलिए अभी हम सारे बिंदु बता देंगे, कौन से बिंदु को क्या कहते हैं वो भी हम बता देंगे दोस्तों, ठीक। अब देखिए इनके बाद देखिए, ये फारसी भाषा शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग में लाया था, ठीक है। अगर बिंदी, देखिए पहले क्या है, का क्या है, ये हिंदी भाषा शब्द है, अगर इसके सामने हम आगे बिंदी लगाते हैं तो ये फारसी भाषा हो जाता है दोस्तों, ठीक। ये फारसी भाषा शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में यूज करते हैं दोस्तों। देखिए और समझिए, राजा शिवप्रताप सितारे हिंद ने क्या कहा कि इन वर्णों के आगे अगर नुक्ता चिन्ह हम लगाते हैं तो नुक्ता चिन्ह लगाते ही किस भाषा हो जाते हैं, अरबी फारसी भाषा के हो जाते हैं। किसने कहा, किसका स्टेटमेंट है, तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने कहा दोस्तों, ठीक। कौन कौन से 5 वर्ण है जिनके पीछे, जिनके आगे लगेगा, तो का, खा, जा और फा दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन दोस्तों, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना। अब देखिए दोस्तों, पंडित किशोरी दास वाजपेयी और पराड़कर जी और टंडन जी तथा काशी नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनको स्वीकार नहीं किया दोस्तों। ये लोग इस व्यंजनों को, इन 5 व्यंजनों को स्वीकार नहीं करते दोस्तों, ठीक है। अब देखिए स्वीकार तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इनके अर्थ से क्या होता है, अगर इनका प्रयोग नहीं करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए नुक्ता चिन्ह का प्रयोग ना करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है दोस्तों। देखिए खुदा, आप खुद देखिए दोस्तों, खुदा लिखा है तो खुदा मतलब का खुदाई हो गई। अब देखिए अगर बिंदी लगा दिया, इसमें नुक्ता चिन्ह लगाया, खुदा में खा के आगे नुक्ता चिन्ह लगा दिया, खुदा, तो खुदा क्या होगा दोस्तों, ईश्वर होगा, ईश्वर बोलते हैं। अब देखिए जीना क्या है दोस्तों, जीना मतलब क्या, जिंदा रहना होगा। अब इसी में अगर नुक्ता चिन्ह लगा दिया दोस्तों तो सीढ़ी हो गया दोस्तों। देखिए अर्थ का नाम था, इसीलिए भैया नुक्ता चिन्ह भी बहुत ही जरूरी दोस्तों, आप समझ के करिएगा। कोई भी अगर चिन्ह है, नुक्ता चिन्ह है या फिर कोई भी चिन्ह है, उसको लगाना इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब एक चीज बता दें आपको कितने चिन्ह लगाने होते हैं दोस्तों। देखिए एक यहाँ पे चिन्ह लगता है, वर्ण के ऊपर लग जाता है, जैसे कि अंश लिखते हैं तो यहाँ पे लगाओ मिलता, तो इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, हम अनुस्वार बोलते हैं। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक। दोबारा बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो गया सेंटेंस हमारा, तो यहाँ पे जो लगेगा इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अनुस्वार बिंदु बोलते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए एक यहाँ लगता है, जैसे अंगा में लगता है दोस्तों, इसके एक ही अक्षर पे लगता है ये अंगा में, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बिंदु। क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर बिंदु, ठीक। क्या बोलते हैं इसको पंचमा
अक्षर बिंदु बोलते हैं, पंचमा अक्षर बिंदु। ठीक, अब देखिए एक यहाँ लगता है, जैसे कि हमने अभी देखा था इसमें द्विगुण में, तो इसको क्या बोलते हैं, ताड़न जात बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों, ताड़न जात बिंदु। ठीक, ताड़न जात बिंदु। एक बिंदु यहाँ लगता है जिसको हम नुक्ता चिन्ह बोल रहे हैं, अभी हमने देखा है खुदा में, तो इसको हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। ये नुक्ता चिन्ह 5 वर्णों पे लगता है, कागा जाफान, है ना। और ये ताड़न जात किस पे लगता है, 2 पे, डा और ढा पे लिखता है, और पंचमा अक्षर केवल 1 पे लगता है, अंगा पे, और ये वाला किस पे लगता है, अंग पे। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं वैदिक व्यंजन। अगर कोई दिक्कत है उन बिंदुओं से तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम दोबारा डिटेल में आपको समझा देंगे दोस्तों। वैदिक व्यंजन का होता है दोस्तों, देखिए इसका वैसे जो व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित रहेगा दोस्तों, ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता, मगर जान लीजिएगा जो व्यंजन वर्ण वेदों तक ही सीमित रहेगा, हिंदी में जिनका प्रयोग नहीं होता इन्हें वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 1 है दोस्तों। इसका प्रयोग आज भी मराठी भाषा में किया था। कौन सा है दोस्तों, ये वाला आपने देखा होगा व्यंजन मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैदिक व्यंजन बोलते हैं। देखिए वेद में इसका प्रयोग होता है, इसे लुंठित रा की तरह बोलते हैं, इसको हम रा की तरह यूज करते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक, वैदिक व्यंजन दोस्तों। अब देखिए आपका वर्णमाला खत्म हो चुका है दोस्तों। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम चीजें देखेंगे, जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक, वर्णों के उच्चारण स्थान दोस्तों देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या है, ये सूत्र आप रख लेना कि इनके उच्चारण स्थान आपको पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये क्या हो गया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ से क्या होगा दोस्तों, छोटा आ बड़ा, कु से का वर्ग वाले, का खा गा घा, और हा से क्या हो जाएगा, हा हल दोस्तों। ठीक, ये हा हल है। और विसर्ग से क्या होता है, विसर्ग हम जानते हैं क्या होता है, ये सब क्या होंगे, कंठा होंगे। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ बड़ा आ, काकू से का वर्ग वाले, काखा गाघा अंगा, काखा गाघा, है ना, और हा से हा, और विसर्ग से विसर्ग, ये क्या होंगे, कंठ हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से याद रखेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखिए युच यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। देखिए ई बड़ी ई, चा वर्ग वाले, चू से चा वर्ग वाले, चाचा चाचा, है ना, ये क्या होंगे। और यसा, या से यज्ञ, और सा से सलीफा वाला दोस्तों, ये क्या होंगे, ताल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, उसी प्रकार से ऋतु रसा नाम मूर्धा दोस्तों, तो री से क्या हो जाएगा, ऋषि, और टू से टावर वाले, टाठा ढा। ठीक, और रा से रारत, और खा से खटकोड़ा वाले, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएंगे, मूर्धा बोले जाएंगे। अगला है तुलसा नाम दंता, तो तू से ता वर्ग वाले, तासा धा, और ला से लालट्टू, और सा से संदीप वाला सा दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, उसी प्रकार से उपनाम होस्ट दोस्तों, तो ऊ से क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, और पू से पावर वाले, पापा वाभा, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ओष्ट हो जाएंगे दोस्तों। अब आपको हमने पहले बता दिया कंठ तालब ए आए, तो देखिए आ और ई से मिलकर ए बनता है, तो आ क्या होता है, कंठ होता है, और ई क्या होता है, तालब होता है, इसीलिए कंठ तालब हो जाएंगे ए और आए। कंठोष्ठ, देखिए आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है दोस्तों। देखिए आ क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा हो गया, कंठ हो गया, और ओ क्या है, ऊ क्या है, ओष्ठ है दोस्तों, इसलिए इनको कंठोष्ठ बोलते हैं। और देखिए दोस्तों दंतोष्ठ क्या होते हैं, वाह क्या होता है, दंतोष्ठ होता है दोस्तों। और काकल्य क्या होता है, हा को हम काकल्य बोलते हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों। तो आप लोग सभी के उच्चारण स्थान जान चुके होंगे दोस्तों। और देखिए नासिक की क्या होता है, आपको पता है, जो नाक से बोलते हैं, पंचमाक्षर क्या होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, और ना और माँ, ये क्या होते हैं, नासिक होते हैं दोस्तों, ये नाक से बोले जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो हमने समझा दिया इसको। अब देखिए हिंदी में प्रयोग होने वाले विदेशी व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों। देखिए एक है अंग्रेजी भाषा का, ये स्वर होता है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा होता है, और तुर्की भाषा के 2 हो जाते हैं दोस्तों, है ना, अड़ा और अढ़ा, इनको हम क्या बोलते हैं, उच्छित या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। और फारसी भाषा कितने हो गए, कागा जाफा, इनमें कितना नुक्ता चिन्ह लगती है दोस्तों, इसलिए नुक्ता चिन्ह लगने पर इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, नुक्ता चिन्ह लगने पर, और ये किसके होते हैं दोस्तों, फारसी भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों। तो ये समझ गए हम। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अन्य आधार पर व्यंजनों के भेद दोस्तों, अन्य आधार पर व्यंजनों के भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये हम चीज आपको बता दें। देखिए पहला है प्राण या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर। देखिए अब इनके आधार पे हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। देखिए अल्प प्राण का दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती, कम हवा निकलती दोस्तों, उनको क्या, कम श्वास निकलती दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। इनकी संख्या कितनी दोस्तों, तो इनकी संख्या, अल्प प्राण की संख्या कितनी दोस्तों, टोटल 19 है। कौन से, स्पर्श व्यंजन का। देखिए स्पर्श व्यंजन का कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, वो क्या होते हैं। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यारा लावा, या रा ला और वा दोस्तों। देखिए स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ग वाला कौन सा, का वाला, और का और चा, है ना, टा ता पा, ये वाले दोस्तों। और तीसरा वर्ग कौन सा दोस्तों, वो वाला। तो देखिए अल्प प्राण वाले हम दिखाए थे एक बार आपको, और 11 लावा, ये सब क्या होता है, टोटल मिलाओगे देखिए 5, 5, 10, 5, 15 और 4, 19, तो 19 क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अल्प प्राण हो जाएंगे। देखिए क्या उनसे, देखिए दोस्तों ये है अल्प प्राण, कौन कौन से दोस्तों, ये देखिए हमने बताया ना, पहला वर्ग वाला, और तीसरा वाला, और 5 वाला, ये वाले हो गए। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 11 लावा, तो 15, 4, 19, ये क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए दोस्तों। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। अब देखिए महाप्राण देख लेते हैं दोस्तों, जिन
महाप्राण का होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में महा मतलब कि ज्यादा हवा निकलेगी, ज्यादा वायु निकलेगी, तो वही क्या होगा महाप्राण। अब इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। कौन कौन से है? दूसरा और चौथा वर्ग और उस व्यंजन कौन से होते हैं? सा सा शाहा। कौन से? सा सा शाहा। हमने उसको बताया खड़कोड़ा वाला का, इसका मतलब क्या? सा और सा और हा दोस्तों। देखिए दूसरा और चौथा और सा 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 हा, देखिए कौन कौन से हैं आपके महाप्राण। देखिए दोस्तों महाप्राण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए महाप्राण ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा वाला और ये चौथा वाला। इसके अलावा कौन से? देखिए 5 5 10 हो गए और सा 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 हा, सा और सा, ठीक, और हा। तो देखिए 4 ये हो गए दोस्तों, 5 5 10 4 14, ये क्या हो गया? महाप्राण दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपने देख लिया, उस व्यंजन भी देख लिया दोस्तों। अब देखिए चलते हैं आगे दोस्तों, ठीक है। उस देखिए अब देखते हैं घोष या कंपन के आधार पर दोस्तों। घोष या कंपन के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? ये देखते हैं। देखिए घोष या कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन दोस्तों कितने प्रकार से करते हैं, इनको 2 भागों में फिर से बांटते हैं। देखिए पहला घोष, जिनको हम सघोष भी बोलते हैं, और अघोष और सघोष। देखिए सघोष का मतलब क्या होता है? देखिए सघोष 2 शब्दों से मिलकर बनेगा, सा प्लस घोष। सा मतलब क्या होता है? सहित, और घोष मतलब कंपन, जो कंपन के साथ हो उसको सघोष बोलेंगे, ठीक है। देखिए जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाता है उन्हें हम सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। सघोष या घोष व्यंजन कितने होते हैं? 31 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा से स्पर्शी व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? यारा, लावा, और सभी स्वर का से लेकर के पूरे कहां तक? औ तक दोस्तों। और हा से हल, ये क्या होता है दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है, सॉरी, ये क्या होता है दोस्तों? घोष व्यंजन होते हैं। दोबारा देखते हैं कौन कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग क्या होते हैं? सघोष होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन सा? यारा, लावा दोस्तों। उसके अलावा सभी स्वर आ से लेकर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, तो टोटल 11, और हा से हल क्या होंगे दोस्तों? घोष या सघोष या घोष व्यंजन होंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अघोष का होते हैं आ मतलब नहीं, और घोष मीन्स कंपन, जिसमें कंपन ही ना हो दोस्तों, जिनको बोलने हमें तो शरीर में जरा सी कंपन ना हो, है ना, मुख में कंपन ही ना हो दोस्तों, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 दोस्तों। कौन कौन सी लाइन होगी? देखिए वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, देखिए का, खा वाले, ठीक, हमने बताया था ना, अघोष सघोष पढ़ाया था पहले ही, समझ लेना। और सा सा सा, देखिए हा नहीं होगा, सा सा सा, क्योंकि हा उसमें चला गया दोस्तों, ठीक है। हा क्या आएगा? वो सघोष में आ गया दोस्तों, ठीक। अघोष में हा नहीं होगा, तो ये क्या होता है? 5 5 10 से, देखिए पहले व्यंजन से 5 हो गए, पहले वर्ण से 5 हो गए, और 5 इससे हो गए वर्ग से, और 5 5 10 हो गए, 3 13 टोटल कितने होते हैं? अघोष होते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं अघोष अल्पप्राण। देखिए अघोष अल्पप्राण कितने होते हैं? इनकी संख्या 14 होती है। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, यारा, लावा, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, और यारा, ला और वाह, ठीक दोस्तों। तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग और यारा, लावा। देखिए कौन कौन से तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग हो जाएंगे दोस्तों? जिनको हम सघोष अल्पप्राण बोलेंगे, सघोष अल्पप्राण। देखिए तीसरा और पांचवा, ठीक, तीसरा और पांचवा दोस्तों, तीसरा और पांचवा सघोष अल्पप्राण दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा है, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएंगे? सघोष अल्पप्राण। कौन कौन से दोस्तों? इनके बारे में बताते हैं। देखिए तीसरे में कौन कौन सा जाएगा? तीसरे में गा जाएगा, ठीक, गा हो गया, जा हो गया, डा हो गया, दा हो गया और बा हो गया दोस्तों। और पांचवें में क्या होगा दोस्तों? अंगा, इया, ठीक, अड़ा, ना और मा, ये हो गए। देखिए ये हो गए, तीसरे का हो गए गा, जा, डा, दा, बा हो गए, और पांचवें कौन से हो गए? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, और अंतस्थ कौन से हो गए? यारा, लावा दोस्तों। ये 14 होगा टोटल। चलिए अगला देखते हैं। अघोष अल्पप्राण। अघोष अल्पप्राण में कितने होते हैं? केवल और केवल 5 आते हैं। कौन कौन से? पहले वाले का, चा, ता, टा और पा, ये हो जाएंगे आपके अघोष अल्पप्राण दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वो चार्ट आप देखेंगे जो पहले हमने चार्ट पढ़ाया था व्यंजन समय स्पर्शी व्यंजन, वही चार्ट से आप ये सब निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए सघोष महाप्राण का होंगे, इनकी संख्या 6 होगी। चौथा वाला, देखिए चौथा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सघोष महाप्राण हो जाएगा दोस्तों, ठीक। सघोष महाप्राण या घोष महाप्राण कैसे? कौन कौन सा? घा, झा, धन्ना, ठीक, और डा, ढा ढक्कन, और था थन, सॉरी धा धनुष और भा भट्टी, ये क्या होते हैं दोस्तों? सघोष महाप्राण होंगे। और इसके अलावा एक हो जाएगा हा हल, ठीक दोस्तों। तो ये चौथा वाले का होंगे गा, सॉरी घा, झा, डा और धा और भाई और हा हल, ये 5 6 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है अघोष महाप्राण। इनमें क्या होते हैं? कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। कौन कौन से? दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? खा, खरगोश, छा, छाता, ठा, ठठेरा, और था थन और फा फल, ये हो गया। और सा सा सा, सा और सा, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? अघोष महाप्राण दोस्तों। चलिए आप देखते हैं कुछ उच्चारण, प्रमुख उच्चारण देखते हैं। कुछ प्रमुख उच्चारण ये समझिए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। देखिए संयुक्ताक्षर क्या होता है?
संयुक्त अक्षर जब प्रथम वर्ण स्वर रहित तथा दूसरा वर्ण स्वर सहित हो दोस्तों, परंतु दोनों वर्ण असमान हो दोस्तों, दोनों वर्ण अलग अलग होंगे तो उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहेंगे। समझिएगा, प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर सहित, स्वर रहित मतलब स्वर रहित क्या, उसको स्वर रहित करने के लिए हम यहाँ पे क्या हलंत लगा देंगे दोस्तों। ठीक, देखिए तो और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर सहित दोस्तों, स्वर सहित होना चाहिए मगर दोनों अलग अलग हो। जैसे स्कूल क्या होगा, स्कूल पूछ लेंगे कैसा अक्षर है तो संयुक्त अक्षर। क्यों, देखिए पहला वर्ण क्या, आधा, स्कूल आधा सा क्या है, ये आधा है दोस्तों, स्वर रहित है। और देखिए फिर का क्या है, स्वर सहित है दोस्तों ना, का क्या है, स्वर सहित है, पूरा है मगर दोनों अलग अलग है। देखिए सा अलग वर्ण है और का अलग वर्ण है, इसीलिए इनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार ख्याल में पहला क्या है, स्वर रहित है दोस्तों, और दूसरा क्या है, स्वर सहित, दोनों अलग अलग व्यंजन है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा संयुक्त अक्षर। उसके बाद स्वर में देखते हैं, पहला क्या है, आधा है और दूसरा क्या है, पूरा है दोस्तों, मगर दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इसे संयुक्त में देखते हैं, देखो या क्या है, ये का क्या है दोस्तों, आधा है और ता क्या है, पूरा है, और दोनों क्या है, अलग अलग अक्षर है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब दूसरा देखते हैं द्वित्व व्यंजनियां, ये भी आपकी एग्जाम में पूछाती है। देखिए जब प्रथम वर्ण स्वर रहित हो और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो दोस्तों, उसी तरह सेम, मगर क्या होगा, इसमें दोनों क्या होंगे, दोनों वर्ण समान होंगे दोस्तों, तो इसे हम द्वित्व ध्वनियां कहते हैं। देखिए दोनों समान होंगे, इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए का और ता दोनों अलग अलग हैं, मगर वहां पे जहां पे अगर का है का हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए आपका, वो द्वित्व ध्वनिया के अंतर्गत आएगा, वो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा दोस्तों। जैसे और इन्हें क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनिया भी कहते हैं। जो हमारा क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो आपका द्वित्व ध्वनिया है, इनको युग्मक ध्वनिया भी कहते हैं। दिल्ली, देखिए दो ला है ना, एक ला आधा है एक पूरा है, मगर सेम है, इसीलिए इनको हम द्वित्व ध्वनिया बोल देंगे और युग्मक बोल देंगे। ठीक दोस्तों, द्वित्व ध्वनिया बोल देंगे, इन्हें संयुक्त अक्षर नहीं बोलेंगे। देखिए अक्षुण, ठीक, अड़ा दोनों हैं, ठीक, एक आधा अड़ा है एक पूरा अड़ा है, मगर दोनों सेम जाति के हैं। प्रसन्न में ना एक आधा है एक पूरा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनिया बोलेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए एक होता संपर्क ध्वनिया, समझिएगा, संपर्क ध्वनिया क्या होते हैं, जब ध्वनि, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों को संयुक्त हो, ठीक, दो व्यंजनों के साथ संयुक्त हो तो उसे संपर्क ध्वनिया बोलते हैं। जैसे संबल, अब देखिए संबल में क्या है, सा और बा ध्वनियों के मध्य मां ध्वनि संयुक्त हो गई। देखिए मां ने क्या किया, सा और बा को जोड़ दिया दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संपर्क ध्वनिया। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपके जो जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए दोस्तों। ठीक, जैसे कंबल, मां किसको जोड़ा, बा और का को जोड़ा। उत्पन्न, ठीक, उत्पन्न में क्या है दोस्तों, जो ता है दोस्तों वो आपके पा और ऊ को जोड़ रहा दोस्तों, इसीलिए क्या होगा, संपर्क ध्वनिया, इनको हम संपर्क ध्वनिया बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, बलाघात या स्वराघात ध्वनिया क्या होती हैं। ऐसे शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, विष्णु, देखिए इंद्र और विष्णु, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें संयुक्त अक्षर के पहले से अक्षर ई और वी पर जोड़ दिया, जैसे इंद्र बोलते तो ई में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं दोस्तों, विष्णु, विष्णु है ना दोस्तों। तो जिसपे जिन शब्दों में जोड़ दिया रहा तो देखिए यहाँ पर हम ई में दे रहे हैं और यहाँ पे हम वी में दे रहे हैं, विष्णु में वी में दे रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, स्वराघात या बलाघात, जहाँ पे बल देना दोस्तों। अब इसी तरह से अंतःकरण, तो देखिए आहा जहाँ पे लगे वहाँ भी स्वराघात होगा, बलाघात होगा, वहाँ पे क्यों जोड़ देना पड़ा। दुख, देखिए आहा लगा, अब यहाँ पे निह लगा तो यहाँ भी जोड़ देना पड़ा। त्रि, तो पित्र, देखिए त्रा में क्या है, यहाँ भी जोड़ देना। इक्का, जहाँ पे डबल होंगे वहाँ पे भी बल देना पड़ेगा, इसलिए को बलाघात भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए अनुतान क्या होता है दोस्तों। अनुतान, देखिए शब्दों को बोलते समय ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान बोलते हैं दोस्तों। ठीक, अनुतान बोलते हैं। जैसे अच्छा बोल रहे, सिंपल वाला अच्छा होगा, अच्छा, तो ये क्वेश्चन है अच्छा है ना, और अच्छा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वो बहुत दूर चढ़ जाते हैं, अच्छा तो ये क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, ये विस्मयादिबोधक है और ये कोई क्वेश्चन कर रहा और यहाँ पे एकदम सिंपल वाला, तो मतलब है एक ही सेंटेंस मगर उनके क्या है, अर्थ अलग अलग बदल जाते हैं दोस्तों, ध्वनि अलग अलग उतार चढ़ाव हो रही है दोस्तों, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं दोस्तों। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अकारांत, उकारांत, इकारांत, उकारांत, ये क्या होता है दोस्तों। देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और आप कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। समझिए अकारांत शब्द क्या होते हैं, देखिए जहां पे छोटे आ से क्या हो, किसी शब्द का अंत हो दोस्तों, उसे अकारांत बोलेंगे। जैसे राम, अब देखिए माँ में छोटे आ की मात्रा नहीं, इसीलिए इसको अकारांत बोलेंगे। घनश्याम में माँ में क्या है, कोई मात्रा नहीं, छोटे आ की मात्रा होती है, इसलिए अकारांत है। जीवन में क्या है, लास्ट वाले अक्षर देते हैं उसमें कोई मात्रा नहीं, इसलिए क्या है, अकारांत है दोस्तों। माँ में क्या है, माँ में छोटा है इसलिए अकारांत बोलेंगे। अब यहीं पे अगर देखिए अकारांत क्या होगा, जिसके लास्ट में बड़ा आ पाया जाएगा, ठीक, वो क्या होगा, आकारांत होगा, चाहे बड़े आ की मात्रा पाई जाए चाहे बड़ा आ पाया। जैसे रामा में क्या है, बड़े आ की मात्रा है लास्ट में, तो आकारांत हो गया दोस्तों। यहाँ पे श्यामा में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, तो इसलिए आकारांत हो गया। मधुरता में क्या है, बड़े आ की मात्रा है। कौआ, देखिए चाहे बड़ा आ खुद आ जाए चाहे उसकी मात्रा जाए तो आकारांत हो गया। इसी प्रकार अगर लास्ट में ई लग रहा तो ईकारांत हो जाएगा। देखिए राशि है, ठीक, तो छोटी है, अवधि में छोटी है, राई में छोटी है, तो ये क्या होगा, ईकारांत हो गया। अब यहीं पे अगर बड़ी ई आएगी लास्ट में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई लगेगी। जैसे रानी,
तो क्या होगा, ई कारांत हो गई दोस्तों राई, तो ई कारांत हो गई, नौकरानी तो बड़ी ई हो गई, तो ई कारांत हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से उकारांत होगा, वो आ जाएगा लास्ट में, उकारांत होगा बड़ा हुआ है, लिकारांत होगा तो ली आ जाएगा, इसी तरह ओकारांत होगा तो ओ आ जाएगा, औकारांत होगा तो ओ आ जाएगा। इस तरह से आप लोग करते रहना, क्योंकि हम इस तरह बताते रहेंगे, बहुत बड़ा वीडियो चला जाएगा, हमने कुछ समझाने के लिए 3-4 बता दिए दोस्तों। अब देखिए शब्दकोश के लिए वर्णमाला दोस्तों, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शब्दकोश में कभी कभार अक्षर पूछ लेंगे कि मान ले 2-3 चीजें क्रम, ठीक है, ये किस क्रम और कर्म, ठीक, और कर्म, इसमें पूछ ले कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, तो आप किस तरह लगाएंगे, तो वर्णमाला जिस तरह ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, तो इसको देखिए वर्णमाला किस तरह शब्दकोश में लिखा था, तो पहले अंक आएगा, फिर आहा आएगा, फिर ये वाला आएगा, ठीक, इसके बाद ये लिखेगा। अब देखिए का के बाद क्या आएगा, छा छतरी आता दोस्तों, ठीक है, फिर खा आएगा, गा आएगा, अंगा आएगा, इसके बाद चा छा झा, फिर जा के बाद क्या ज्ञा आता दोस्तों, ठीक, इस तरह से वर्णमाला में सुव्यवस्थित होते दोस्तों। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे, कभी कभार पूछ लेते हैं का, देखिए छत्रंग का किसके बाद आएगा दोस्तों, पूछ देते हैं छा छतरी किसके बाद आएगा, तो छा किसके बाद आएगा दोस्तों, तो का के बाद आएगा, किसके बाद, का के बाद आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीएड में पूछा भी जा चुका है दोस्तों एक बार कि छा किसके बाद आएगा, तो का के बाद, देखिए का के बाद आ रहा है छा, तो इस तरह से याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए छा छतरी किससे मिलकर बनता है, छा छतरी किससे मिलकर, का प्लस शा से दोस्तों, तो आप बता देना, अगर छा छतरी पूछता किसके बाद आएगा तो का के बाद। उसी प्रकार अगर पूछता जा किसके बाद आएगा, या किसके बाद आएगा, तो इया सॉरी जा के बाद या आएगा दोस्तों, ठीक, ये चीजें आपको याद रखें। उसी प्रकार से अगर पूछता कि त्रा किसके बाद आएगा, तो ता के बाद त्रा आएगा दोस्तों, ठीक, ये चीजें आप लोग याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सरा किसके बाद आएगा, तो सा के बाद सरा आएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया था एक बार छा, तो आप याद करो छा, तो हमको लगता है कि ज्ञा के पहले आता है या फिर खा के बाद आता है, तो इस तरह नहीं, छा किससे मिलकर, का और प्लस शा से दोस्तों, तो का के पहले आता, का के बाद आएगा छा दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखना दोस्तों, ठीक। अब देखिए वर्ण विच्छेद, यह आपका लास्ट का था वर्ण विच्छेद। देखो वर्ण विच्छेद का होता है किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कराता है। कहीं कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ जाता है, देखिए इनकी हम सब चीज अलग कर देंगे, मात्राएं अलग कर देंगे और शब्द अलग कर देंगे दोस्तों, सब कुछ अलग कर देंगे, तो वही क्या होता है वर्ण विच्छेद होता है। जैसे कमल को क्या करते हैं, का को आधा कर दिया, फिर से आ की मात्रा हटा ली, छोटे आ की मात्रा, फिर माँ को आधा कर दिया, इससे आ की मात्रा हटा ली, फिर ला को आधा कर दिया, इससे आके मात्रा हटा लिया अलग, तो ये कमल हो गया दोस्तों। उसका विद्यालय किस प्रकार तोड़ेंगे, वाह लिख लिया, देखो विद्यालय में क्या है, पहले वाह लिखा, फिर छोटे ई की मात्रा है, तो हमने फिर क्या किया, वाह को आधा किया, तो छोटी ई की मात्रा अलग निकाल लिया। फिर देखिए दा है, तो दा आधा ही है, तो एक बार दा लिख लिया। अब देखिए या है, तो या लिख लिया, और इसके बाद क्या है, बड़े आ की मात्रा, तो हमने बड़ा आ लगा दिया, ठीक, हलन लगा के या में, और फिर क्या ला लिख लिया। अब ला पे क्या हलन लगाएंगे, छोटे आ की मात्रा निकाल लेंगे, फिर या है, फिर या में हलन लगाएंगे, आके मात्रा लिखाएंगे, तो विद्यालय होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य को करेंगे, ठीक है, सा को आधा करेंगे, फिर आधा सा ही था इसलिए आधा लिख लिया, फिर वाह को आधा करेंगे, तो इसमें बड़ा आके मात्रा निकल आएगी ये वाली, है ना, तो बड़े आके मात्रा लिख दिया। अब फिर आधा सा है, तो आधा सा एक बार सा लिख लेंगे आधा, और एक बार आधा था लिख लेंगे, फिर या है तो या लिख के फिर आ लग देंगे, या के नीचे सॉरी यहाँ पे देखिए या गलत लिखा दोस्तों, यहाँ पे हलन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, तो ये स्वास्थ्य होगा दोस्तों। उसके बाद 6 कर दिया, तो छा छतरी किससे मिलता था, पहले देखेंगे छा छतरी किससे मिलता, का और सा से, हमने बताया ना का और सा से प्लस आ से, है ना, तो इस प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। देखिए छा को मिलेगा क्या लिखेंगे, का प्लस छा प्लस आ, तो ये केवल छा होगा दोस्तों, और या को या लिख लेंगे और आ लिख लेंगे, तो 6 हो गया। छतरी उसी प्रकार से, देखिए छा को क्या लिखते हैं, का शा और आ से मिलकर छा बनता है ना, बताया था का प्लस खा से। अब देखिए इसको भी आधा करेंगे तो ये लगा सकते हैं, तो इस तरह देखिए इसको हमने छा की जगह क्या लिख दिया दोस्तों, का छा और या लिख दिया। अब त्रा भी क्या, तारा से मिलकर मतलब त्रा हो गया, तारा से मिलके, और देखिए ई की मात्रा है तो ई लगा देंगे, ठीक, ई लगा दिया, और या से आ हो गया, या और आ, तो ये क्या होगा छतरी होगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग वर्ण विच्छेद भी समझ गए दोस्तों। देखिए आपका ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया हमने दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपके पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है, तो देखिए इसके हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, लगभग 35 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसके बाद आपका होगा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए दोस्तों हम देखते हैं वर्णमाला के बाद। वर्णमाला के जो पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या कवर किया दोस्तों। हमने पूरा का पूरा वर्णमाला कवर कर लिया, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा, वो हम आपको प्रूफ देने वाले हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, तो क्या कहलाती है दोस्तों, स्वर, व्यंजन, वर्ण या अयोग, सब क्या कहलाएगी। ये आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमने बता दिया क्या, वर्ण होती है दोस्तों, वर्ण क्या होती है सबसे छोटी इकाई। देखिए अब का है तो का को आप तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे दोस्तों, ठीक, तो हमारा सही का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा दोस्तों। याद करिए स्वर क्या बोला था, स्वर स्वतंत्र रूप से लिखे आते हैं ना, और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है दोस्तों। और व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से लिखे आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ना,
तो ये सब क्या है, व्यंजन है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। अयोगवाह के बारे में बताया, अयोगवाह क्या होता है दोस्तों, ये किसी के योग में नहीं होते दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। कौन से, अंक और आहा दोस्तों। अंक क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, आहा को विसर्ग बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है दोस्तों। भाषा की मूल इकाई क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। क्या है, अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, या वर्णमाला दोस्तों। ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भाषा की मूल इकाई क्या है दोस्तों, तो ध्वनि हो जाएगा। ये आपके यूपीएससी क्वेश्चन है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, बद्धाक्षर और मुक्ताक्षर दोस्तों। चलिए अगला है, वर्णों के समुदाय क्या कहते हैं दोस्तों। ये देखिएगा क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, 19/6/2018 में पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। वर्णों के समुदाय क्या बोलते हैं, हमने बहुत बार बताया कि उसके समुदाय क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और वर्णमाला की संख्या कितनी होती है दोस्तों, टोटल 52 होते हैं। वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा गया, तो कुल वर्ण लिपियां कितनी है, बहुत बार बता चुके दोस्तों, पढ़ाया हमने कितने, 52। और देखिए टोटल क्या हो जाएगा हमारा, 52 सही हो जाएगा। देखिए वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण कितने हैं, 52 है, और लिपियां भी वही होती है दोस्तों, ठीक 52 है दोस्तों। और देखिए व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 होते हैं। अगला है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार होती है, 2 प्रकार की। कितने, 2 प्रकार की ध्वनियां होती है दोस्तों। ध्वनि को क्या है, वर्ण को ध्वनि बोलते हैं दोस्तों। वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, स्वर और व्यंजन 2 हो जाते हैं ना। हिंदी में ध्वनियां कितनी हैं, 2, स्वर और व्यंजन दोस्तों। स्वरों की संख्या कितनी, 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 दोस्तों। तो समझिएगा ये कहां पूछा गया आपको, यूपी वीडियो 13/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, वही क्वेश्चन हमने इसमें लिया है दोस्तों। चलिए अगला, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र कर लेना, स्वतंत्रता नहीं दोस्तों, ठीक, स्वतंत्र रूप स्वतंत्र से होता है दोस्तों, जो व्याकरण व्यंजन की उच्चारण में सहायक होते हैं दोस्तों। देखिए हमने बताया था ना कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होगा उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो स्वर बोलते हैं दोस्तों, है ना। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन की उसमें सहायक करते हैं दोस्तों। तो हमने ये बहुत बार बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही क्वेश्चन आपके यूपी वीडियो के 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि देखिए स्वतंत्र रूप से बोले आने वाले शब्दों क्या बोलते हैं, वर्णों क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं दोस्तों। और देखिए स्वर की सहायता से कौन बोलते हैं, व्यंजन। अगर पूछे स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं दोस्तों, व्यंजन। देखिए कहा गया जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं व्यंजन के उच्चारण सहायक, स्वर होते हैं दोस्तों, ठीक। विसर्ग होते हैं अंक और आहा दोस्तों, उनको हम विसर्ग बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देख लेते हैं, क्या कर रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलते हैं, यूपीएससी 22/12/2017 के थर्ड शिफ्ट का पेपर है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलेंगे दोस्तों, तो हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। देखिए स्वतंत्र रूप से बोले आने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मगर व्यंजन होते जो स्वरों की सहायता बोले आएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी दोस्तों, कितनी है, यूपीएससी 21/12/2017 के क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों। तो हिंदी में वर्ण वाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है दोस्तों। कितनी है, 11 स्वर है दोस्तों, और 2 अयोगवाह है, और 33 क्या है, वर्ण है, ठीक। 33 क्या है, व्यंजन है दोस्तों, ठीक। तो टोटल वर्ण कितने हो गए, 52 दोस्तों, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले गए, वन परीक्षक, वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2015 में पूछा गया, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा नहीं है। देखिए किस लिए पूछा है, देखिए यहाँ पे भ्रम कर दिया, ये इया है, आ नहीं है दोस्तों, तो इसे लोग स्वर मान लेते हैं, मगर ये इया है दोस्तों, ये पंचमा अक्षर है, किसका, दूसरे वर्ग के, चा वर्ग का पंचमा अक्षर दोस्तों। तो ये क्या होगा, यही हमारा स्वर नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक। चलिए भ्रम करने के लिए दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए यूपीएससी वीडियो 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है दोस्तों। देखिए हमने बताया था दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, आ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, है ना, बड़ा ऊ। देखिए मगर ओ क्या है दोस्तों, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं दोस्तों, ये क्या आपका, इसको संयुक्त स्वर भी हम कह सकते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर ना, क्योंकि आ प्लस ई से मिलके आ प्लस ऊ से मिलके ओ बनता दोस्तों। ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं दोस्तों, मूल स्वर कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आ, ई, ऊ और री दोस्तों, ये 4 होते हैं मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, दीर्घ स्वर कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, इसमें से ये बताना है दोस्तों, बड़ा आ, ई, ए, ओ या फिर आई दोस्तों। देखिए दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों, ये आपको इसमें से बताना दोस्तों। सही ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका,
तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए मान लिया जाएगा। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ा आ क्या है, दीर्घ स्वर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी का था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है दोस्तों। देखिए यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों। तो हमने बताया था क्या, ए ऐ ओ औ दोस्तों, ए ऐ ओ औ, आ प्लस ई से ए बन गया, आ प्लस ए से ऐ बन गया, और आ प्लस ऊ से ओ बन गया, आ प्लस ओ से औ बन गया दोस्तों। तो इसीलिए दो और शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। और यहीं पे अगर संयुक्त व्यंजन पूछता तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा दोस्तों। ठीक, तो ये भी चार होते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर भी चार होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी चार होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मात्रा के आधार पर कितने स्वर कितने प्रकार का दोस्तों। देखिए ये भी आपका क्या है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 23/12/2018 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मात्रा के आधार पे कितने स्वर होते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा 3, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक में कौन कौन से होते हैं, आ ई ऊरी, और द्विमात्रिक में सारे आते हैं, त्रिमात्रिक में क्या होता है 3। देखिए जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको एक मात्रिक, 2 मात्रा का समय जिसमें लगता है द्विमात्रिक, और 3 मात्रा का समय जिसमें लगता है त्रिमात्रिक बोलते हैं। तो मात्रा के आधार पर कितने, 3 होते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है दोस्तों। ये देखिए व्यायाम परीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 16/9/2018 का। देखिए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसका भेद होते हैं दोस्तों, स्वर के ना। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, आई उरी, है ना, और दीर्घ स्वर में क्या होता है, इनके अलावा जो 11 में 4 हटा के वो सभी क्या होता है दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। और प्लुत स्वर का होता है जोर से घुराने के लिए दोस्तों, जोर से आवाज लगाने के किसी मंत्र के जाप के लिए दोस्तों। ठीक, विसर्ग क्या होता है दोस्तों, अंक और रहा हमने बताया, कई बार बताया दोस्तों। व्यंजन क्या होता है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर क्या होता है दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर या फिर प्लुत स्वर या फिर ह्रस्व स्वर या उपयुक्त तीनों, तो तीनों हो जाएंगे दोस्तों। ये आपके यूपी बीएड एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीनों हमारा उपयुक्त, तीनों सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं दोस्तों। जिह्वा के आधार पर ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 23/12/2018 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया। तो जिह्वा, जीभ के आधार पर कितने भागों में, 3। देखिए हमने बताया था ना कि जीभ 3 भागों में बांट देती है, पहले वाले अग्र, मध्य और पश्च दोस्तों। 3 अग्र, आगे भाग से बोले जाने अग्र स्वर हो जाएंगे, और पीछे से पश्च स्वर, और बीच वाले से मध्य स्वर दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन यानी 3। अब देखिए अर्ध विवृत स्वर कौन सा है, अर्ध विवृत स्वर जिसमें आधा विवृत होता है दोस्तों। तो अर्ध विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो अर्ध विवृत स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो उ, ए, ऐ या फिर आ दोस्तों। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, देखिए अर्ध विवृत होते कितने दोस्तों, तो ये आपको बता दें। देखिए कौन कौन सा होता है, तो छोटा आ होता है, और ए होता है दोस्तों, और ये वाला होता है, और ओ हो जाता है दोस्तों। तो देखिए इसमें से कौन सा मिला, तो ये वाला मिला दोस्तों। तो ये हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। कहाँ पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में 2 फरवरी 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है दोस्तों, वो क्या करते हैं। देखिए इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है दोस्तों, किस क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक दोस्तों। निर्नुनासिक से क्या होता है कि केवल मुख से ध्वनि निकलती है दोस्तों, उनको हम निर्नुनासिक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कब पूछा गया दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड 2/2/2018 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पश्च विवृत, अग्र विवृत, है ना, अग्र समृत या फिर पश्च समृत दोस्तों। तो ऊ किस तरह का है दोस्तों, तो ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो देखिए इसका हम सही ऑप्शन बता दें आपको, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्च समृत इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, पश्च समृत, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए ये आपके कनिष्ठ सहायक परीक्षा का क्वेश्चन दोस्तों। अगला है होठों के आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तमुखी है दोस्तों। आवृत्तमुखी स्वर कौन सा है, होठों की आकृति के आधार पर। देखिए हमने बताया था कि 2 प्रकार से होठों के आधार पर हम 2 प्रकार से बांटते हैं, वृत्तमुखी और क्या, आवृत्तमुखी। जिसमें वृत्त के आधार पर मतलब कि गोला के आकार का बन जाए दोस्तों, वो क्या होते हैं, वृत्तमुखी जाते हैं। और जिनमें गोला नहीं बनता दोस्तों, बोलने पर गोला नहीं बनता, वो क्या होते हैं दोस्तों, आवृत्तमुखी दोस्तों। तो इसमें से कौन सा आवृत्तमुखी दोस्तों, तो ई, ठीक है, ई और ऊ, बड़ा ऊ, है ना, और औ। तो देखिए दोस्तों ई क्या है, ये आपका आवृत्तमुखी। ई बोलेंगे तो ई में गोलाकार नहीं होगा, मुंह आपका क्या होगा, फैल जाएगा दोस्तों। ऊ ओ और ओ बोलेंगे दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपका होंठ क्या होगा, गोलाकार होगा। तो ये गोलाकार होंगे, मतलब ये नहीं होगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीआर एआरओ का 2018 का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण नहीं है। ओष्ठ वर्ण कौन सा, सॉरी ओष्ठ वाला कौन सा दोस्तों, तो आपको पता होगा उपनाम ओष्ठ। तो ऊ
से छोटा ऊ बड़ा ऊ पा फा बा भा, है ना, ये क्या होता है, ओष्ठ होते हैं। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22/12/2018 का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा, ऊ बड़ा ऊ, है ना, तो ऊ हो जाएगा हमारा ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आ और आ क्या होता है दोस्तों, ये अकु विसर्जन नाम कंठा होता है, तो आ क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे दोस्तों। इच ऐसा नाम ताल, तो ई क्या होगा, ये ताल हो जाएगा दोस्तों। तो बचा क्या, ऊ क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का कह रहा है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, देखिए कंठ और ताल से मिलने वाले व्यंजन क्या बोलते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य। तो ये कंठ तालव्य स्वर कौन सा होगा दोस्तों, ये हमको बताना है दोस्तों। देखिए कंठ तालव्य कौन सा होगा दोस्तों, ए आई क्या हो जाएगा, ए आई क्या है, कंठ तालव्य। क्यों, क्यों देखिए आ प्लस ई से मिलके ए बनता, तो आ क्या है, अकु विसर्जन नाम कंठा, तो ये कंठ होता दोस्तों। और कंठ से बोला था आ, और ई किससे, ताल से, तो कंठ तालु से मिलकर बनते, इसीलिए कंठ तालव्य कहते हैं दोस्तों। किसको, ए और आई को दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, कहां पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक के 2/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। ए के उच्चारण स्थान में फिर स्पेस है और फिर स्पेस है की सहायता ली जाती है दोस्तों। तो ए के उच्चारण स्थान में किसके, तो हम बता दें कंठ और तालु का, किसका, कंठ और तालु का वो सहयोग लिया था, तो इसीलिए कंठ तालु लिख देंगे। इसीलिए इसको क्या होता है, कंठ ताला भी बोलते हैं। और यूपीएसआई के 22/12/2017 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। देखिए हमने देखा था आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बनता दोस्तों, आ प्लस ऊ से मिलकर। ठीक दोस्तों, देखिए आ क्या है, अकु विसर्जन नाम कंठा है, तो ये कंठ है दोस्तों, और उपनाम ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ मिलकर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब देखिए दंतोष्ठ क्या होता है, दंतोष्ठ हमारा केवल और केवल एक ही होता है, वाह। ठीक दोस्तों, एकमात्र वर्ण है तो दंतोष्ठ होता है कौन सा, वाह है दोस्तों। और यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और तालब क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता है तालब में कौन कौन से आ जाएंगे स्वर, ई और बड़ी ई, और मूर्धन में केवल और केवल ऋषि आता है दोस्तों। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ई बड़ी ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे है दोस्तों। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22/12/2018 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आपको बताएगा इचु ऐसा नाम तालु, है ना, इचु ऐसा नाम तालु, तो किससे, तालु से, तालव्य से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है दोस्तों, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कुछ अक्षर को छोड़ करके सभी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो कौन सा पुल्लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग कौन सा, यह पूछा गया यूपीएसआई 20/12/2017 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन से ई, देखिए बोल रहे छोटा ई या छोटी ई, तो छोटी ई, बड़ा ई या फिर बड़ी ई, तो बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी ई मतलब क्या, स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो यही क्या है, पुल्लिंग नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, किस शब्द में री स्वर नहीं है दोस्तों, किस शब्द में री की मात्रा नहीं लगाई है दोस्तों। ये यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं कृपा में री लगा है, कृपा, कृष्णा में री लगा, दृष्टि में री लगा है, मगर आज में कोई भी री ऑप्शन सही नहीं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन बहुत सारे हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मगर हम ज्यादा सरल क्वेश्चन इसमें नहीं इंक्लूड किया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं। आपके दिमाग में तुरंत क्या होगा, क्या शब्द बोलते हैं, मगर शब्द तो इसमें है ही नहीं दोस्तों। फिर क्या बोलेंगे दोस्तों, तो क्या बोल देंगे दोस्तों, आपको बताना होगा। देखिए एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलेंगे, फिर अक्षर व्यंजन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, व्यंजन। देखिए कैसे, अब देखिए व्यंजन क्या होता है, का और आ मिलके क्या बन गया, एक का बन गया दोस्तों, ये व्यंजन बन गया ना। तो एक से अधिक यानी दो हमने वर्ण यूज कर लिया दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे शब्द नहीं है तो इसलिए क्या व्यंजन लगा देंगे। देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 22/12/2018 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। ठीक है, अनुस्वार क्या है, आपको अनुस्वार पता है, अंक को अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों। ये विसर्ग, ये क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं दोस्तों। अंक और रहा क्या होते हैं, अयोग वाह होते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से दंत है दोस्तों। तो दंत कौन सा होगा दोस्तों, मा ला उ पा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से दंत आपको बताना दोस्तों। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, आपके उच्चारण स्थान से पूछ ले गए, कहाँ पूछा गया दोस्तों। तो आपको पता है किसमें, यूपी पीसीएल जो लाइट वाला विभाग होता है दोस्तों। ठीक, तो उसमें पूछा गया दोस्तों। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दंत कौन सा होगा दोस्तों। तो आपको पता है कौन कौन से होते दंत, तो हम बता दें ता वर्ग वाले, ता था धा ना, ता था दा धा। ठीक, और उसके अलावा कौन सा दोस्तों, ला लट्टू और सा सरौता दोस्तों। तो इसमें ला मिल गया दोस्तों, यही कहा दंत। और इसके अलावा सा सरौता भी होता है, तावर्ग वाले भी दंत होते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको याद कर लेनी। चला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में सा की ध्वनि है दोस्तों, तो इस ऐसा नाम ताल होता है दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं, तालव्य होता है दोस्तों। क्या होता है, तालव्य होता है दोस्तों। तो ये सा क्या होता है, तालव्य होता है। और ये वाला क्या होता है, मूर्धा होता है दोस्तों। और ये वाला क्या होता है, दंत होता है सा। ठीक, तो इस तीनों को हम देख लिए हैं, तीनों के सा के बारे में देखा। तो ये क्या होता है दोस्तों, ताल होता है। इस ऐसा नाम ताल होता है दोस्तों ना। और ये यूपी बीएड एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, या का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। या का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी
फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया दोस्तों 2/12/2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर। इच यसानान तालु, तो क्या होगा, या क्या है दोस्तों, तालव्य है। क्या है, तालव्य है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो आपको पता होगा चा वर्ग की जो ध्वनियां हैं किस वर्ग में आएंगी दोस्तों। आपको देखिए इच यसानाम तालु, तो किस में आती है दोस्तों, तालव्य में क्या होती है, चा वर्ग वाली ध्वनि आती है। ये यूपीएसआई 2014-12-2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जो भी आप एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों। तो देखिए आपको करना क्या है, आपका फर्ज बनता है आपका भी, ठीक दोस्तों। अगर कोई कमी रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और आपको नेक्स्ट मैराथन किस तरह चाहिए दोस्तों वो भी हमें बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों। और देखिए अगर आपको ऐसी तैयारी करनी है, आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी है दोस्तों, तो हम आपको बता दें हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की दोस्तों, वहाँ पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इस प्रकार से प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको देखिए बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे UPSSC, ठीक, UPSSC की परीक्षा हमने सॉल्व कराई दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे सॉल्व कराए, यहाँ पे जाइए वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा रेलवे NTPC के लिए हमने वीडियो बनाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आपको दोस्तों, यहाँ पे जाइए यहाँ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा UPPCS के बारे में जो पिछले पेपर पूछे गए बहुत सारे पेपर हमने सॉल्व करा दिए, लगभग 11 वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, 11 पेपर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो बनाए दोस्तों, यहाँ पर जाइए, जो कि आपके जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार या फिर UPSI, यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी परीक्षाओं के लिए, तो यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर जाइए दोस्तों, ठीक। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के बहुत सारे पेपर हमने सॉल्व कराए, तो आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस का फॉर्म फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाकर दिल्ली पुलिस के आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के भी पेपर हमने सॉल्व कराया, तो यहाँ पर जाइए देखिए दोस्तों, जरूर देखिए। और हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएंगे बहुत सारी, और जो UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर सेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा मूल विधि की क्लासें, मूल विधि क्लासें भी हमने चलाई, यहाँ से आपको पूरी मिल जाएंगी दोस्तों क्लासें, तो जाइए जरूर देखिए। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण हिंदी दोस्तों, इस यहाँ पे जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं इसी तरह से। और देखिए अलंकार के अलग मिल जाएगी दोस्तों। और एक फोल्डर हम आज बना देंगे मैराथन, हिंदी मैराथन के नाम से, ठीक, हिंदी मैराथन के नाम से। और जितनी भी मैराथन हम इसे चलाएंगे दोस्तों इसी में डाल देंगे, तो आप यहाँ पर मैराथन वाले फोल्डर में जाकर के मैराथन वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। आप करना क्या है कि चैनल को देखिए दोस्तों, अब हमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगी दोस्तों ये मैराथन वीडियो बनाने में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।